ठीक है जी। पहला जो हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अक्सर न्यूज में आपको देखने को मिल जाएगा। आज से नहीं, आप बोल सकते हो जब से हमारा देश आजाद हुआ है ना, 1947-48 वाला जो दौर है, तब से लेके आज तक ये वाला टॉपिक न्यूज में रहता है। और ये टॉपिक है क्या? इट इज अबाउट 9-लाइन। 9-लाइन। 9-लाइन है क्या? एक बॉर्डर लाइन है, आप बोल सकते हो। क्या है ये? बॉर्डर लाइन है। और ये किसकी बॉर्डर लाइन है? ये चाइना की बॉर्डर लाइन है, जिसको 1948 से चाइना कंसिडर करता है। जब हम बात करते हैं ना पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की, जो आज का हमारा चाइना है, तो वो 1948 से एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद माओ जेडोंग आते हैं, जब हम 1960s एंड 1970s के दौर की बात करते हैं। एक लीडर आते हैं माओ जेडोंग। माओ जेडोंग की अगर हम बात करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी है किसमें? चाइनीज लीडर्स में। और आज का जो आपको चाइना दिखता है, वो माओ जेडोंग का बनाया हुआ चाइना ही है। ये चीज बोली जाती है कि उस टाइम पे हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे, दैट वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू इंडिया को उस लेवल पे नहीं पहुंचा पाए जहां पे माओ जेडोंग ने चाइना को पहुंचाया है। तभी तो आज चाइना और इंडिया में आपको ग्रोथ का, डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा गैप देखने को मिलता है। अब ये 9-लाइन है क्या? वैसे आपके पास उसमें पीडीएफ में मैप है, लेकिन स्टिल उसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको चाइना देखने को मिलेगा। मतलब अगर आप ईस्ट एशिया को देखो तो ईस्ट एशिया में चाइना आपको देखने को मिलता है। ऊपर हमारे पास जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया इस तरफ देखने को मिलेंगे। वो हमारा मैटर नहीं है, हमने देखना है चाइना एंड साउथ चाइना सी। अब ये जो साउथ चाइना सी है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, इस तरीके से हमें कुछ कंट्रीज देखने को मिलती हैं। यहाँ पे कुछ कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगी, नीचे की तरफ आपको कुछ कंट्रीज देखने को मिलेंगी। यहाँ पे अगर आप देखोगे खास तौर पे, तो आपको कौन सी कंट्री देखने को मिलेगी? वियतनाम। राइट। इस तरफ अगर आप देखोगे तो आपको फिलीपींस देखने को मिलेगा। राइट। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको ब्रूनी कंट्री देखने को मिलेगा। इस तरफ आओगे तो आपके पास मलेशिया है एंड सिंगापुर है। यहां पे इंडोनेशिया भी है, आप बोल सकते हो। राइट। देन इस तरफ अगर मैं आपको बताऊं, यहां पे वियतनाम हो गया। वियतनाम के साथ ही एक कंट्री पड़ती है इधर ऐसे करके, दैट इज कंबोडिया। देन इसके साथ यहाँ पे पूरी जो ये कंट्री है, दिस इज थाईलैंड। इस तरीके से कुछ मैप है हमारे पास। यहाँ पे ये वाला जो एरिया है, इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ थाईलैंड। गल्फ ऑफ थाईलैंड, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये मलेशिया वाला पोर्शन थोड़ा सा इधर है, यहाँ पे इस तरीके से इसके साथ कनेक्टेड ऐसे। ठीक है, मलेशिया, यहाँ पे सिंगापुर। और नीचे फिर यहाँ पे कौन से आइलैंड्स आ जाते हैं? यहाँ पे आइलैंड आ जाते हैं सुमात्रा वाले। सुमात्रा किसका पार्ट है? इंडोनेशिया का ही पार्ट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए ये एरियाज कौन कौन से हैं। और ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, मतलब ये वाटर बॉडी होगी बीच में, इसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? एक छोटी वाटर बॉडी, नहर की तरह नहर आप बोल सकते हो, कैनाल की तरह कैनाल बोल सकते हो, जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती हो। इस तरफ हमारा क्या है? बे ऑफ बंगाल। इंडिया का बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल को इस वाली वाटर बॉडी के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। और ये वाटर बॉडी है कौन सी? जिसके एक तरफ वियतनाम भी है, थाईलैंड भी है, कंबोडिया भी है, फिलीपीन भी है, ब्रूनेई भी है, इंडोनेशिया भी है, मलेशिया भी, सिंगापुर भी। ये कौन सी वाटर बॉडी है? इट इज साउथ चाइना सी। इट इज साउथ चाइना सी। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, दिस लाइन इज कॉल्ड एज 9-लाइन। दिस इज कॉल्ड एज 9-लाइन। देखो वैसे नॉर्मली क्या सिनेरियो होता है, जब आप कभी भी वाटर बॉर्डर्स की बात करोगे
वाटर बॉर्डर्स किस तरीके से होते हैं? अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस वाटर बॉर्डर आपका क्या होगा? आपके पास एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होगा। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन क्या होता है? जैसे ये चाइना का बॉर्डर है ना, चाइना के बॉर्डर से समुद्र की तरफ कहां तक? 200 नॉटिकल माइल्स तक जो समुद्र का एरिया होगा वो किसका होगा? चाइना का होगा। और ये 200 नॉटिकल माइल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ, ज्यादातर ऐसे लिखते हैं इसको, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव मतलब जो सिर्फ और सिर्फ उस कंट्री का है, उस जोन में कोई और कंट्री आके एक्सप्लोरेशंस, वहां से पेट्रोल डीजल ये चीजें नहीं निकाल सकती है। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना इस वाले एरिया की, इस एरिया में आपको फॉसिल फ्यूल्स देखने को मिलेंगे। जहां पे समुद्र स्टार्ट होता है ना, मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग होती है, देखो ये लैंड है हमारे पास, यहाँ पे समुद्र स्टार्ट हो रहा है। जो पहले 200 नॉटिकल माइल्स होते हैं ना, उसमें सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं फॉसिल फ्यूल मिलने के। अब जिसके किनारे के साथ वो समुद्र है 200 नॉटिकल माइल तक, वो उसका एरिया होगा। अब इसी तरीके से क्या होगा? ये वियतनाम है, वियतनाम का यहां तक क्या होगा? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें देखो ये वाला जोन डिस्प्यूटेड होगा, ये वाला जोन डिस्प्यूटेड होगा, क्योंकि यहाँ पे उनका भी पोर्शन आ रहा है, इनका भी पोर्शन आ रहा है। फिर क्या करते हैं? इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं कि ये उनका हो गया और ये वियतनाम का हो गया। ऐसे डिविजन की जाती हैं। देन फिलीपींस की बात करोगे तो इस तरीके से फिलीपीन का हो जाएगा, राइट। ऐसे ही मलेशिया का होगा, ऐसे ही इंडोनेशिया का होगा। हर एक का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है। चलो वो हमने माना, क्योंकि उस चीज को जो आपका यूनाइटेड नेशन है वो परमिशन देता है। लेकिन चाइना क्या कर रहा है? अपने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से बाहर निकल के बोल रहा है कि ये पूरा एरिया मेरा है। इसके बीच में जितने भी आपके पास रिसोर्सेज आएंगे, जितने भी आइलैंड्स आएंगे, वो सारे के सारे आइलैंड्स किसको बिलोंग करते हैं? चाइना। और ये पॉलिसी कब से चल रही है? 1948 से। ये 9 डैश लाइन का कंसेप्ट 1948 से चल रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, आपने बोल दिया कि यहां पे कोई भी आइलैंड, जैसे स्पार्टले आइलैंड है हमारे पास, पार्सल आइलैंड है हमारे पास, ये सारे आइलैंड्स साउथ चाइना सी में आपको देखने को मिलते हैं। जो आइलैंड्स, कुछ आइलैंड है जो फिलीपीन के क्लोज है, कुछ आइलैंड है जो वियतनाम के क्लोज है, लेकिन चाइना उसको क्या बोलता है? कि ये आइलैंड्स हमारे हैं। क्यों बोलता है? क्योंकि वो 9 डैश लाइन के बीच में जितने भी आइलैंड्स साउथ चाइना सी में आ जाएंगे, उसके ऊपर क्लेम कौन करता है? चाइना। और चाइना आज के टाइम पे एक सुपर पावर है। क्या ये छोटी छोटी कंट्रीज है? सिंगापुर देखो, सिंगापुर को मैंने जस्ट डॉट से मेंशन किया है। सिंगापुर इज जस्ट लाइक सिटी। या फिर वियतनाम या कंबोडिया या फिलीपीन, छोटी छोटी कंट्रीज है। क्या ये कभी चाइना को चैलेंज कर पाएंगे इस चीज को लेके? नहीं। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, हमें एक बॉडी देखने को मिलती है जिसमें साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया मतलब चाइना से नीचे जितनी भी ये एशियन कंट्रीज है, टोटल कितनी है? ये 10 कंट्रीज है। टोटल कितनी कंट्रीज है? 10 कंट्रीज। इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, एशियान। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एशियान। एशियान का मतलब क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जो इन 10 कंट्रीज के जो भी अधिकार हैं, जो भी ग्रीवियंसेस हैं, उनके बारे में बात करता है। और एशियान के साथ चाइना का भी रिलेशन ठीक ठाक है, और पिछले कुछ टाइम से इंडिया के रिलेशंस बहुत अच्छे बिल्डअप हो रहे हैं। अब रीसेंट इशू क्या आया है? जो हमारा इंडिया है, इंडिया चाइना की इस 9 डैश लाइन की थ्योरी को रिजेक्ट करता है। और इससे हेल्प किसको होगी? इंडिया को तो हेल्प होगी ही होगी, क्योंकि चाइना की पावर को आप कंट्रोल कर रहे हो। दूसरी तरफ वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, ब्रूनी, फिलीपीन, इन सबको भी फायदा होगा, क्योंकि इनके जो एरिया जिसके ऊपर चाइना क्लेम करता है, वो एरियाज इनको वापस मिलने का चांस बन जाता है। अब चाइना की स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या होती है? चलो ये तो जो आइलैंड्स नेचुरली प्रेजेंट है वो तो चलो है। चाइना ने क्या कर रखा है? फिलीपीन के पास
एक मैन मेड आइलैंड्स बना रखे हैं। मैन मेड आइलैंड मतलब आप शिप्स में सॉइल भर भर के लेके जा रहे हो, कंकर पत्थर भर भर के लेके जा रहे हो और खुद आइलैंड क्रिएट कर रहे हो। और वो आइलैंड्स कहां पे क्रिएट किए हैं? फिलीपीन के इन आइलैंड्स, नेचुरल आइलैंड्स के पास, और वहां पे अपना मिलिट्री नेवी बेस बना रखा है। क्यों बना रखा है? कि फिलीपीन कल को अगर चाइना के साथ कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होता है तो फिलीपीन को खत्म करने के लिए उनके पास बिल्कुल क्लोज इनका क्या है, एक मिलिट्री एंड नेवी बेस प्रेजेंट होगा। तो मतलब ये बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है। इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सिंपल चीज है, इंडिया की बे ऑफ बंगाल से अगर आपने कनेक्ट करना है साउथ चाइना सी के साथ, तो आप कहां से जाते हो? स्ट्रेट ऑफ मलक्का से। इंडिया के लिए इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी कंट्रीज के साथ इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस हैं, और अगर इंडिया इनके साथ ट्रेड करना चाहता है फ्रीली, तो इंडिया को साउथ चाइना सी फ्री करवाना पड़ेगा। क्योंकि इंडिया यहां से तो एंटर कर जाएगा साउथ चाइना सी में, लेकिन साउथ चाइना सी में अगर चाइनीज मिलिट्री ने, नेवी ने हमें अलाउ ही नहीं किया आगे जाने के लिए, तो आप वियतनाम के साथ ट्रेड कैसे करोगे? मुझे ये बताओ। क्योंकि वियतनाम के साथ हमें कनेक्ट कौन करता है? मलक्का स्ट्रेट एंड साउथ चाइना सी। और अगर साउथ चाइना सी डिस्टर्ब है तो इंडिया का जो साउथ ईस्ट एशिया में ट्रेड है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं न्यूज के ऊपर कि हमारे पास न्यूज में क्या दिया है। तो देखो, several Southeast Asian countries including Philippines, Malaysia, Vietnam, Taiwan have joined India in rejecting China's new national map and 9-dashed line in the South China Sea. चाइना के द्वारा रिसेंटली अपना नया मैप जो है वो इशू किया गया, जिसमें चाइना ने एक और पंगा किया है। जब हम बात करते हैं हमारे इंडिया की, तो इंडिया का ये वाला पोर्शन है हमारे पास ऊपर वाला, जो इंडिया का हेड है, आप बोल सकते हो इस तरीके से, यही चीज है। ये वाला जो पूरा एरिया है, जो अक्साई चीन का एरिया है, ये किसके पास है? इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ चाइना। कब से? 1962 से। ये वाला जो एरिया है पूरे का पूरा, ये क्या चीज है? दिस इज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। ये कब से पाकिस्तान के पास है? 1947 से। इंडिया जब अपना मैप अनाउंस करता है, रिलीज करता है, क्या हम इन एरियाज को आउट करके अपना मैप बनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम इन एरियाज को अपने मैप में ऐड करते हैं, क्योंकि ये एरियाज कैप्चर किए गए हैं इलीगली, आप बोल सकते हो। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस, ये एरियाज किसके कब्जे में होने चाहिए? इंडिया के कब्जे में होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, जो पीस मेकिंग की बात करते हैं। बट यहाँ पे चाइना एंड पाकिस्तान ने इन एरियाज को कैप्चर किया हुआ है। स्टिल फिर हम क्या करते हैं? उसको अपने मैप में ऐड करते हैं। चाइना ने जो अपना नया मैप बनाया है, उसमें ये एरिया चाइना ने अपने मैप में ऐड किया है कि ये चाइना का पार्ट है। कुछ टाइम पहले, 6-7 महीने पहले, पाकिस्तान ने भी अपना जो नया मैप था वो रिलीज किया, तो उसमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को अपने मैप का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन बताया। हालांकि वो नहीं होना चाहिए क्योंकि वो इंडिया का एरिया है। अब इसके ऊपर इंडिया कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे, ये बनता है, क्योंकि अगर चाइना आपके एरिया को अपने मैप में शो कर रहा है, इट मींस वो आपके इस एरिया को अपना कंप्लीट पार्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि अभी तक ये एरिया आपके लिए डिस्प्यूटेड है, ये एरिया आपके लिए डिस्प्यूटेड है। आप ये बोलते हो हमेशा कि ये एरिया हमारा है, लेकिन चाइना बोलता है नहीं नहीं हमारा है। आपने इस एरिया के अधिकार छोड़े नहीं है अभी तक, और अगर चाइना इस एरिया को अपने मैप में दिखा रहा है तो इंडिया को कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। अब इंडिया ने बड़ा ही स्मार्टली क्या किया है, एक तो अपने एरिया को बचाना था, दूसरा साथ में इनको इंक्लूड कर लिया। वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रूनी, फिलीपींस, इन सबको अपने साथ जोड़ लिया। एक और जोड़ लिया, दैट इज वियतनाम, सॉरी ताइवान, दैट इज ताइवान। अब ताइवान की क्या स्टोरी है, अगर सिंपल मैं आपको बताऊं तो 1948 में जब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना, उससे पहले चाइना में जो पार्टी बैठी हुई थी बिफोर माओ जेडोंग, उस पार्टी को यहां से निकाल दिया गया चाइना से, मेन लैंड चाइना से, और वो भाग के कहां शिफ्ट हो गए? ताइवान वाले एरिया में।
तैवान का जो एरिया है ये अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री बोलता है, बट यूनाइटेड नेशन में अभी तक तैवान को इंडिपेंडेंट कंट्री का दर्जा जो है वो नहीं दिया गया है। इसको चाइना का ही पार्ट माना जाता है, बट यहां पे चाइना का कोई भी कंट्रोल आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जो गवर्नमेंट चलती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलता है, इनके जो ट्रेड रिलेशंस हैं, इस आइलैंड के चाइना के साथ बिल्कुल भी कंसर्न्ड नहीं है। चाइना का किसी भी तरीके का कंट्रोल इस आइलैंड के रिलेशंस के ऊपर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल तैवान के बहुत अच्छे रिलेशंस हैं यूएसए के साथ, ट्रेड रिलेशंस, बट यूएसए चाइना के बीच में ट्रेड वॉर चल रही है। जब जब यूएसए ने चाइना को चैलेंज करना होता है, यूएसए क्या डिक्लेयर कर देता है कि हम ये मानते हैं कि तैवान अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कंट्री है। अब ये बोल के आप किसके साथ पंगे ले रहे हो? चाइना के साथ। और वही आप बोल सकते हो कोल्ड वॉर की तरह, कोल्ड वॉर आज के टाइम पे, या फिर बोला जाता है ट्रेड वॉर चल रही है किसके बीच में? यूएसए एंड चाइना के बीच में। तो ये कंसेप्ट्स आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में हेल्प करेंगे और ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए, बेसिक्स पता हो। देखो डीप घुसने की जरूरत नहीं है टू बी ऑनेस्ट, अगर आपके पास ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस नहीं है तो। अगर ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है फिर आपको डीप घुसना पड़ेगा, अदरवाइज जर्नल स्टडीज में जो इंटरनेशनल रिलेशन है आपको बेसिक्स पता हो कि 9 डैश लाइन है क्या, तैवान और चाइना का इशू है क्या, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखो, इंडिया स्पेसिफिकली प्रोटेस्टेड चाइना's क्लेम ओवर अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चीन। अक्साई चीन का एरिया हमने डिस्कस कर लिया ये वाला। इसी तरीके से जब भी यही 1962 की वॉर हुई थी, उस टाइम पे चाइना ने क्या किया था, हमारा अरुणाचल वाला जो एरिया है उसको कैप्चर कर लिया था। अरुणाचल का एरिया मतलब नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन, दिस इज अरुणाचल प्रदेश। जब 1962 की वॉर हुई थी तो चाइना ने ये पूरा एरिया अपने कब्जे में कर लिया था। जब 1962 की वॉर खत्म हुई, यूएन के द्वारा पीस मेंटेन करवाया गया, उसके बाद अक्साई चीन तो चाइना ने नहीं छोड़ा, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश का एरिया इंडिया के कंट्रोल में उस टाइम पे आ गया था। और रिसेंट मैंने आपको पिछले, पता नहीं पिछले या उससे पिछले हफ्ते में बताया था कि चाइना क्या कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश के जो एरियाज, ये बॉर्डर वाले एरियाज है, इनके नाम चेंज कर रहा है, ऑफिशियली इनके नाम चेंज कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश किसकी स्टेट है? इंडिया की। उसका नाम चेंज कौन करेगा? इंडियन पार्लियामेंट। उस एरियाज के नाम चाइना की सरकार कैसे चेंज कर सकती है? उनको ये अथॉरिटी किसने दी? तो मतलब क्या है, आप इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में घुस रहे हो, और अगर एक कंट्री दूसरे के इंटरनल अफेयर्स में घुसती है तो इट इज अगेंस्ट द पॉलिसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो मतलब चाइना यूनाइटेड नेशन की पॉलिसीज जो है, जो बेसिक्स हैं, उनके खिलाफ जा रहा है, लेकिन चाइना के ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कारण क्या है? चाइना इज परमानेंट मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या कंसेप्ट है? यूएन का जो फाइनल डिसीजन है, जो सिक्योरिटी के ऊपर बेस्ड डिसीजन होता है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल मतलब वर्ल्ड की सिक्योरिटी देखना, वो किसका मुद्दा होता है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। वहां पे टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 10 तो होते हैं नॉन परमानेंट, मतलब चेंज होते रहते हैं समय समय के बाद, और 5 है परमानेंट जो हमेशा रहेंगे, जो 1945 से अभी तक बैठे हुए हैं आप बोल सकते हो, जिसमें आपको चाइना, रशिया, फ्रांस, यूके, यूएसए, ये 5 मेंबर देखने को मिलेंगे। और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई भी फैसला तब होगा जब 5 के 5 परमानेंट मेंबर यस बोलेंगे। अगर एक भी परमानेंट मेंबर ने किसी चीज के ऊपर नो बोल दिया तो वो फैसला नहीं लिया जाएगा। और ये नो बोलने की जो पावर है, इसी को बोलते हैं वीटो पावर ऑफ द परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। वीटो मतलब आप डिसीजन को रोक सकते हैं। अब यहाँ पे मुद्दा ये है कि चाइना और इसके नॉर्थ में पड़ता हुआ रशिया, ये आपस में दोस्त है।
बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है जहां पे क्या है, रशिया एंड चाइना एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है SCO, पढ़ाया था मैंने, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन की ऑफिशियल लैंग्वेजेस क्या है, रशियन एंड चाइनीज लैंग्वेज, और इंडिया भी इसका मेंबर है। कब से, 2017 से। जून 2017 में इंडिया प्लस पाकिस्तान दोनों SCO के मेंबर बनते हैं, राइट। तो मतलब ये बड़ा कॉन्फ्लिक्टेड एरिया है जो आपका ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया है, यहाँ पे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, राइट। तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के ऊपर चाइना जो अपना कब्जा दिखा रहा है, अक्साई चीन के ऊपर जो अपना कब्जा दिखा रहा है, 9 डैश लाइन वाला जो अपना कब्जा दिखा रहा है, इन तीनों के खिलाफ इंडिया ने स्टेटमेंट पास की। तो उस वजह से ये तीनों एरियाज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, सिंपल, राइट। नेक्स्ट देखो, what is 9-9? The 9-9 is historical demarcation line on the map used by China to assert territorial claims in the South China Sea. वही जो मैंने आपको बताया, साउथ चाइना सी में अपना क्लेम दिखाने के लिए मैप के ऊपर एक ये लाइन ड्रॉ की जाती है जिसको बोल देते हैं 9 डैश लाइन। इसके अंदर जितना भी एरिया आएगा वो चाइना बोलता है मुझे बिलोंग करता है, सिंपल, जितने भी आइलैंड्स आएंगे। China asserts to claim to 90% of the South China Sea, primarily based on the historical U-shaped 9-dash line drawn on a map in 1940s, encompassing several islands, notably Parcels and Spratly Islands. खास तौर पे पार्सल आइलैंड एंड सेपरेटले आइलैंड, ये दोनों कहां पे पड़ते हैं, ये मैंने ड्रॉ किए हैं। एक वियतनाम के पास, दूसरा आपका क्या है, फिलीपींस के पास। दिस इज सेपरेटले, दिस इज पार्सल आइलैंड। तो ये पार्सल सेपरेटले जो आइलैंड है, इसके ऊपर चाइना अपना कब्जा दिखा रहा है, हालांकि ये वियतनाम और फिलीपीन के आइलैंड्स है। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये आइलैंड्स 9 डैश लाइन के सेंटर में आते हैं। और इनके ऊपर क्यों कब्जा दिखाना है, देखो उन्होंने क्या बोला, साउथ चाइना सी का, दिस इज साउथ चाइना सी, 9 डैश लाइन के अंदर कितना एरिया आता है, 90% ऑफ द साउथ चाइना सी। तो साउथ चाइना सी का 90% एरिया चाइना क्लेम करता है कि मेरा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि साउथ चाइना सी में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज होने के चांसेस हैं। अब देखो, ऐसा जो कॉन्फ्लिक्ट है ये सिर्फ चाइना का नहीं है या फिर किसी एक कंट्री का नहीं है, ये आपको जगह जगह पे देखने को मिल जाएगा। अगर इंडिया के सिनेरियो में बताऊं तो इंडिया का ये मैप देखा है आपने इस तरीके से, गुजरात वाला, ये चीज देखी है। यहां पे कौन सी कंट्री पड़ती है, पाकिस्तान, दिस इज पाकिस्तान, दिस इज गुजरात। ये गुजरात का ऊपर वाला जो एरिया इसको बोलते हैं रन ऑफ कच्छ। यहां पे आपको एक लाइन देखने को मिलेगी, बॉर्डर लाइन इस तरीके से, हमारा जो बॉर्डर जाता है ना वो इस तरीके से, दिस इज द बॉर्डर। और ये जो मैंने बीच में स्पेस बना दी, ये क्या है, ये वाटर बॉडी है। ये क्या है, ये वाटर बॉडी है। इस वाटर बॉडी का नाम क्या है, सर क्रीक। इस वाटर बॉडी का नाम क्या है, सर क्रीक। सर क्रीक क्या है, आप बोल सकते हो एक 90 किलोमीटर लंबी, क्या है, एक तरीके से एक पतली सी वाटर बॉडी है। क्रीक का मतलब क्या होता है, क्रीक इज लाइक क्रैक, ऐसा क्रैक जिसमें पानी भरा हुआ है। यहां पे देखो, अगर तो ये सीधा कनेक्टेड होता तो बात ही खत्म थी। यहां पे एक क्रैक है, 90 किलोमीटर लंबा क्रैक अंदर की तरफ, जिसके बीचों बीच से हमारा बॉर्डर निकलता है, जो इंडिया कंसिडर करता है कि सर क्रीक का आधा हिस्सा पाकिस्तान का है, आधा हिस्सा इंडिया का है। ऐसा क्यों, पाकिस्तान बोलता नहीं पूरी की पूरी जो सर क्रीक वाली वाटर बॉडी है वो हमारी है, इंडिया का मैप सिर्फ यहां तक है। ऐसा क्यों, क्योंकि सर क्रीक में बहुत सारे नेचुरल फॉसिल्स मिलने के चांसेस हैं। क्योंकि इसके थोड़ा सा नीचे जाओगे, गुजरात में, महाराष्ट्र में आपकी सारी जितनी भी रिफाइनरीज लगी हुई है, कहां पे लगी हुई है, इधर ही तो है। क्योंकि इस कोस्ट के ऊपर हमें नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपका रॉ मटेरियल है, रॉ ऑयल है, जिससे आप पेट्रोलियम डीजल बनाते हो रिफाइन करके, वो मिलता है। जैसे बॉम्बे में है, गुजरात में है, ये सब जगहों पे है ना। तो यहाँ पे भी होने के पूरे पूरे चांसेस, तभी इंडिया और पाकिस्तान इसके लिए लड़ते हैं, सर क्रीक के लिए। वैसे चाइना इसके लिए लड़ रहा है, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
However, the Permanent Court of Arbitration under United Nations Convention on the Laws of the Sea has determined that China's claim in this region lacks the legal foundation. अब जो यूएन की आर्बिट्रेशन की कोर्ट है, आर्बिट्रेशन मतलब जो दो पार्टीज या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसको विचोलिया बन के सॉल्व करते हैं, सिंपल विचोलिया बन के सॉल्व करते हैं पीस मेंटेन करने, क्योंकि यूएन का बेसिक ऑब्जेक्टिव इज पीस कीपिंग। तो यहाँ पे इस कोर्ट के द्वारा बोला गया कि चाइना जो ये क्लेम कर रहा है एरिया, इसके पीछे लीगैलिटी कोई भी नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट इसके बारे में बात नहीं करता है। अब यहाँ पे एक बॉडी आई हमारे पास, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सीज, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है आई थिंक 2022 में या 21 में। क्वेश्चन वाज वेरी सिंपल, 3-4 स्टेटमेंट्स थी, आपने करेक्ट वाली स्टेटमेंट चूज करनी थी, नीचे फर्स्ट 1 और 2 3 ऐसे करके ऑप्शंस दी हुई थी, उसमें एक स्टेटमेंट अगर आपको पता थी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था कि इंटरनेशनल लेवल पे जितना भी आपका रूल रेगुलेशन लॉ चलता है रिलेटेड टू ओशन, वो कौन सी बॉडी मैनेज करती है, which body is responsible for the international laws related to ocean। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ये सारे कंसेप्ट्स, ये सारी थ्योरीज आपको किसने बना के दी हैं? इट इज यूएन क्लॉज। यूएन क्लॉज मतलब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये बॉडी क्यों रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आप ओशन बॉर्डर की बात कर रहे हो और कंट्रीज के ओशन बॉर्डर कौन डिसाइड करके देता है? यूएन क्लॉज। इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और उसके डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है, और उसमें 9-9 जैसा कुछ मेंशन नहीं किया गया, वहां पे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की बात की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग चाइना यहां तक नहीं आ सकता, इधर तक रहेगा, सिंपल, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द करंट अफेयर, बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट देखो, स्टेम सेल थेरेपी, सेकंड जो हमारा करंट अफेयर है, इट इज अबाउट स्टेम सेल थेरेपी। स्टेम सेल्स क्या होते हैं? व्हाट आर स्टेम सेल्स? सुना है कभी? तुम लोगों ने मूवी नहीं देखी क्रिश ही थी, हाँ, क्रिश मूवी नहीं देखी तुम लोगों ने? उसमें क्या करते हैं, वो स्टेम सेल्स को तो स्टोर करके रखते हैं। बोन मैरो की जो बात करते हैं, उसमें क्या होते हैं? बोन मैरो में स्टेम सेल्स ही तो होते हैं। स्टेम सेल्स क्या? देखो सिंपल सी चीज है, जब बच्चा माँ के पेट के अंदर बनता है तो सबसे पहले जो सेल्स बनते हैं जिससे पूरी बच्चे की बॉडी बनती है, दोज बेसिक जो सेल्स होते हैं उनको बोला जाता है स्टेम सेल्स, जहां से जो लाइफ है वो ओरिजिनेट होगी, आप बोल सकते हो। दोज सेल्स आर लाइफ बिल्डिंग सेल्स। उन सेल से ही हमारे सारे सेल्स बनते हैं। ये पूरी बॉडी किससे बनी होती है? छोटे छोटे सेल्स से बनी होती है, चाहे ब्लड के रेड ब्लड सेल्स हो, व्हाइट ब्लड सेल्स हो, स्किन सेल्स हो, आई के सेल्स हो, कुछ मर्जी ऑर्गन्स के सेल्स हो, ये सारे सेल्स बनते किससे हैं? वो बेसिक सेल क्या है? दैट इज योर स्टेम सेल्स। अब स्टेम सेल थेरेपी जो है, इसके रिलेटेड बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं इंडिया के अंदर। देखो सिंपल सी चीज है, मान लो कि कोई बच्चा है, उसकी मेंटल स्टेबिलिटी जो है वो नहीं है, मतलब क्या है, मेंटली वो बच्चा पूरा ग्रो नहीं कर पाया। तो कारण क्या रहा होगा? जब वो बच्चा अपनी मां के पेट में पल रहा था, स्टेम सेल्स में कोई गड़बड़ थी। उस गड़बड़ को सॉल्व करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसके स्टेम सेल्स, जिस भी ऑर्गन में गड़बड़ है उस ऑर्गन के स्टेम सेल्स आपको चेंज करने पड़ेंगे, और उसको चेंज करना ही कहलाता है स्टेम सेल थेरेपी। तो यहाँ पे एक जिंदा बंदे के स्टेम सेल्स किसी ऑर्गन के, बॉडी के किसी पार्ट के आप चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग स्टेम सेल थेरेपी। बट बात यह है कि अभी तक स्टेम सेल थेरेपी जो है इसको प्रॉपरली डेवलप नहीं किया जा चुका, जिसकी वजह से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो तो सामने वाले बच्चे की या जो भी आपका पेशेंट है उसकी डेथ भी तो हो सकती है। सो इट इज नॉट एथिकल। जो ट्रीटमेंट अभी तक साइंटिफिकली आप बोल सकते हो अलाउड नहीं है, अगर आप उसको करते हो तो वो चीज क्या हो जाएगी? अनएथिकल हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द मेडिकल लॉज। और हमारे इंडिया में भी रिस्ट्रिक्शन है।
लेकिन रिसेंटली क्या हुआ है देखो, द दिल्ली हाई कोर्ट हैज अलाउड 2 चिल्ड्रन विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर टू अंडरगो स्टेम सेल थेरेपी फॉर देयर कंडीशंस। तो 2 बच्चे हमारे पास आए जिनकी दिमागी संतुलन जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, मतलब उनका दिमाग प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, वो नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते जैसे नॉर्मल बच्चे करते हैं, वो सारी चीजें वो नहीं कर पा रहे हैं। तो उनके लिए हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि आप स्टेम सेल थेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हो। क्योंकि हमारे देश में स्टेम सेल थेरेपी आप अलाउड नहीं करते हो, तो यहाँ पे स्पेशल केस हमारे पास आता है कि इन 2 बच्चों के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि आप यूज करो। तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ वहां पे बैकग्राउंड रहा होगा, प्रॉपरली उस चीज को क्या है प्रूव किया गया होगा, सिंपल चीज है, राइट। तो देखो इसमें कौन कौन सी चीजें हैं। This is the overturning a previous recommendation by the Ethics and Medical Registration Board of the National Medical Commission against the use of stem cell treatment for autism spectrum disorder. तो अगर हम बात करते हैं हमारे देश में जितना भी मेडिकल एथिक्स है वो मेडिकल बोर्ड्स के द्वारा देखा जाता है। उन मेडिकल बोर्ड्स के द्वारा स्टेम सेल थेरेपी के यूज को रिस्ट्रिक्ट किया गया है क्योंकि अभी तक ये जो थेरेपी है प्रॉपरली डेवलप्ड नहीं है। तो अगर आप इसका इस्तेमाल करते हो सो देयर इज अ चांस कि कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, जो आपका पेशेंट है उसकी जान को खतरा भी हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, स्टेम सेल्स क्या है, दीज आर लाइफ बिल्डिंग सेल्स, जहां से हमारी लाइफ स्टार्ट होती है। तो ऑटोमेटिकली जो भी आपका बेसिक होगा लाइफ का वो सब इन्हीं स्टेम सेल्स में लाइक करता है, सिंपल। नेक्स्ट देखो The recommendation against the use of stem cell therapy due to the concerns about predatory marketing and false hope as well as lack of the well-established protocol for its use. तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं। स्टेम सेल के लिए क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चा जिस कवरिंग में होता है उस कवरिंग को क्या है स्टोर करने की बात की जा रही है। जब बच्चा पैदा होगा तो वो माँ के पेट के अंदर एक कवरिंग के अंदर होता है, उस कवरिंग में जो भी आपके पास लिक्विड मटेरियल होगा ऑटोमेटिकली उसमें स्टेम सेल्स होंगे, उसको भी स्टोर करने की बात की जाती है। लेकिन इट इज नॉट एथिकल, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे आज के टाइम पे बच्चों को बेचा जाता है या फिर आपने देखा होगा कि जो माँ की कोख है उसको क्या किराए पे लिया जाता है। ये सारी चीजें हम देखते हैं ना कि जो कोख है उसको किराए पे लिया है और ये सारी चीजें क्या है अनएथिकल है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, आपने कोख को किराए पे लिया, आपका बच्चा वहां पे प्लांट किया गया, बाद में क्या है आप उस लड़की को छोड़ के भाग रहे हो। और ऐसा क्राइम हमारे देश में प्रेजेंटली प्रिवेंट है, ये चल रहा है और इसको रोकने की कोशिश की जा रही है, सिंपल चीज है। तो यहाँ पे अगर स्टेम सेल्स की थेरेपी आप अलाउ करते हो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। जैसे डॉक्टर्स आज के टाइम पे किडनी को बेचते हैं, लंग्स को बेचते हैं, ये सारी चीजें होती है ना, उस तरीके से ये क्राइम भी उसमें इंक्लूड हो सकता है। दूसरी चीज, इसके लिए हमारे पास प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं है कि इस्तेमाल कैसे किया जाए और क्या ट्रीटमेंट का प्रोसीजर रहना चाहिए। तो जब आपके पास प्रॉपर प्रोटोकॉल नहीं है तो आप इसका यूज कैसे अलाउ कर सकते हो, सिंपल चीज है, राइट। नेक्स्ट देखो स्टेम सेल्स होते क्या है, तो देखो इसमें स्टेम सेल्स आर सेल्स फ्रॉम विच ऑल अदर सेल्स इन द बॉडी विद स्पेशलाइज्ड फंक्शंस आर जनरेटेड। वही मैंने आपको बताया कि जब लाइफ स्टार्ट होती है तो स्टेम सेल से ही वो लाइफ जो है वो आपकी स्टार्ट होती है, उसी से ही आपके सारे ऑर्गन्स बनने वाले हैं, उसी से ही आपका ब्लड बनने वाला है, उसी से ही आपकी स्किन बनने वाली है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। देन अगर हम बात करें, देयर आर 2 मेन कैटेगरीज, तो आपके पास 2 स्टेम सेल्स की कैटेगरीज होती है। एक तो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल्स होते हैं विच कैन बी डिफरेंशिएट इनटू एनी सेल टाइप in the adult body, and adult stem cells which are tissue specific and can only generate cells for the particular organ. तो 2 तरह के स्टेम सेल्स आपको देखने को मिलेंगे। एक ही अगर हम बात करते हैं वो चेंजेबल है, वो चेंज होते हैं, आप बोल सकते हो। जब एक बच्चा होता है उसमें उन सेल्स की जो ओरिएंटेशन है आप बोल सकते हो, जो उनकी कंपोजिशन है दैट इज डिफरेंट। लेकिन जैसे वो बच्चा अडल्ट होगा तो वो सेल्स क्या है ज्यादा डिवाइड होंगे, चेंज होंगे, ग्रो करेंगे। और एक होते हैं जो एज इट इज रहते हैं जिसको हम अडल्ट स्टेम सेल्स बोल रहे हैं, जो एक अडल्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब बच्चा जब पैदा होता है इतना होता है, उसके बाद इतना बड़ा इंसान बन जाता है तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या है सेल्स ग्रो कर रहे हैं क्योंकि बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स, सिंपल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, स्टेम सेल्स हैव बीन यूज्ड इन मेडिसिन पर्टिकुलरली इन रीजनरेटिव मेडिसिन फॉर ओवर 90 इयर्स। Hematopoietic stem cells transplantation for instance is used to treat conditions like leukemia and lymphoma.
ये ल्यूकीमिया वगैरह ये क्या है? जो बच्चों के अंदर आपको कैंसर देखने को मिलता है। छोटे बच्चों के अंदर आजकल बड़े केसेस आ रहे हैं ना, कैंसर के केसेस आ रहे हैं। अब कैंसर में होता क्या है? व्हाट इज कैंसर? कैंसर क्या होता है? कैंसर के बारे में सुना है ना, बहुत सारे केसेस आते हैं और रिसेंट ईयर्स में तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कैंसर है क्या? सिंपल बात बताओ मुझे, क्या होता है कैंसर? कैंसर में कुछ नहीं है, आपके जो सेल्स हैं जितना डिवाइड होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा डिवाइड हो रहे हैं, जिसकी वजह से सेल्स जगह जगह पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। जब कैंसर होता है तो क्या बोलते हैं जी? कैंसर को निकाल दिया गया, एक मास को निकाल दिया गया बॉडी के अंदर से। वो क्या है? वो ऐसे सेल्स हैं जिनको वहां पे ग्रो नहीं करना चाहिए था, अननेसेसरली आप बोल सकते हो एक जगह पे ग्रो हो जाते हैं। सिंपल सी बात है, मेरी बहुत सारी वेन्स है जिसमें से मेरा ब्लड क्या है, फ्लो कर रहा है। अगर वेन्स में कहीं पे भी मान लो वो सेल जिसकी जरूरत नहीं है वो ग्रो करेगा तो क्या होगा? वहां पे एक मास बनेगा, एक क्लॉटिंग बनेगी, जो उस वाली वेन को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, आप बोल सकते हो क्लॉग कर देगा, जिससे क्या वो ब्लड प्रॉपरली फ्लो वहां पे नहीं हो सकता। दिस इज अ सिंपल थ्योरी। सिंपल चीज समझने के लिए लोग बोलते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो रहा है जी लोगों को, देन ट्यूमर हो रहा है। ट्यूमर का मतलब क्या है? दिमाग के अंदर सेल्स ग्रो कर रहे हैं, ऐसे सेल्स जिनकी जरूरत नहीं है, अननेसेसरली वहां पे क्या है, एक मास का क्लॉट बन रहा, और वो क्या करेगा? नॉर्मल फंक्शनिंग को हैम्पर कर देगा। दैट इज द कैंसर। अब उन चीजों के लिए स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि स्टेम सेल्स इज ऑल अबाउट लाइफ बिल्डिंग सेल्स। इससे आप उन चीजों को ट्रीट कर सकते हो, लेकिन इसका इस्तेमाल इंडिया में अभी तक के लिए अलाउड नहीं था, रिसेंटली हाई कोर्ट के द्वारा अलाउ किया गया। सिंपल। देन ऑटिज्म की अगर हम बात करते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर की, इट इज न्यूरोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल डिसऑर्डर अफेक्टिंग द कम्युनिकेशन, बिहेवियर, लर्निंग। वही मैंने आपको बताया कि ऑटिज्म क्या होता है। एक बच्चा पैदा हुआ, उसकी जो फंक्शनिंग है दैट इज नॉट नॉर्मल। जैसे बच्चे को बिहेव करना चाहिए, जैसे उसके एक्शंस होने चाहिए, वो एक्शंस नहीं है, दैट इज ऑटिज्म। सिंपल चीज है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा जन्म लेता है, सबसे पहले डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि बच्चा रोना चाहिए। दैट इज अ बेसिक, आप बोल सकते हो कि बच्चा रोना चाहिए। अगर बच्चा नहीं रोता है तो डॉक्टर्स क्या बोलते हैं कि कोई ना कोई गड़बड़ है। और आपने देखा होगा पीट रहे हैं बच्चे को कि रो रो, क्योंकि कई बार क्या होता है अंदर माउथ के अंदर कुछ क्लॉट हो गया या कुछ हो गया तो वो निकल जाता है, या सांस नहीं आ रही है तो वो उस वजह से नहीं रो पाता है। तो कुछ नॉर्मल फंक्शंस होते हैं। 4 साल के बच्चे को ये करना चाहिए जी। जब बच्चा पैदा होता है सबसे पहले डॉक्टर्स क्या करते हैं, जब वो आंखें खोलता है ऐसे उंगली करके देखते हैं उसकी आंखों के ऊपर कि साथ साथ में अपनी आंखें मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। दिस इज द नॉर्मल फंक्शनिंग जो एक बच्चे को परफॉर्म करनी चाहिए। अगर बच्चा जिस तरफ उंगली जा रही है उस तरफ नहीं देख रहा, इट मींस बच्चे की आई साइट में या तो दिक्कत है, या फिर क्या है, बच्चा एक्शंस को नहीं समझ पा रहा है। तो इट मींस बच्चे में कोई ना कोई गड़बड़ तो है, और उसी चीज को हम ऑटिज्म बोलते हैं। और वो गड़बड़ कैसे स्टार्ट हुई होगी? आपकी जो लाइफ बिल्डिंग सेल्स है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी। अब उन्हीं लाइफ बिल्डिंग सेल्स का इस्तेमाल करके इस वाली बीमारी को आप ट्रीट कर सकते हो। तो ये ना, ये जो चीज है, इस चीज के ऊपर मैं अगर आपको बताऊं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन नहीं बनेगा, इस चीज के ऊपर एथिक्स का क्वेश्चन बनेगा। इट इज अ एथिकल इशू कि क्या इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हमारे पास मुद्दा ये बनता है, सिंपल। नेक्स्ट अगर आप देखोगे, व्हाट आर स्टेम सेल्स, व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, वो हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। देन रेगुलेटरी स्टेटस इन इंडिया, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जब आप अपना आंसर लिख रहे हो तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड, थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो आप बोल सकते हो लीगल वहां पे मेंशन करना पड़ेगा कि इंडिया में क्या स्टेटस है, कौन कौन सी चीजें जो इसके यूज को रोकती है। तो सबसे पहले देखो, नेशनल गाइडलाइंस फॉर स्टेम सेल्स रिसर्च ज्वाइंटली फॉर्मुलेटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च was released by Honorable Minister of Health and Family Welfare on 11 October 2017. As per the national guidelines of stem cell research, at present there is no approved indication for the improved indication for the stem cell therapy other than the hematopoietic stem cell transplantation. तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि स्टेम सेल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है, जो स्टेम सेल्स के ऊपर हमारी नेशनल गाइडलाइंस बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा इशू की गई है, तो ये अगर आप मेंशन कर देते हो ना, अकॉर्डिंग टू द नेशनल गाइडलाइंस ऑन द स्टेम सेल, अगर आप ये मेंशन करते हो कि इसके अकॉर्डिंग क्या है, इस चीज को
रोका गया है, तो ये चीज अच्छी हो जाती है, वो आंसर में रिचनेस लेके आता है। सिंपल सी चीज है, इतना आपको पता होना चाहिए, बाकी आप लीव कर सकते हो, नॉट मच इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है राइट ऑफ चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम द वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज या वॉइडेबल मैरिज, इसका मतलब क्या है? लॉ के अगेंस्ट जो मैरिज है, मतलब नाजायज मैरिज। हाँ सही है। मतलब उस दिन एग्जाम्पल कौन दे रहा था? ये लवप्रीत दे रही थी एग्जाम्पल। कौन था वो? अरमान क्या? अरमान मलिक वाली एग्जाम्पल जो दे रही, सर उसकी 2 बीवियां हैं, क्या वो अलाउड है कि नहीं है अलाउड? तो हमने उस दिन क्या डिस्कस किया था कि हमारे यहाँ पे मैरिज के अलग अलग लॉज है। फॉर हिंदूज, फॉर सिख, हमारे पास हिंदू मैरिज एक्ट आता है, जिसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया था? उसके अकॉर्डिंग बोला गया था कि अगर आपकी एक बीवी है तो वो पर्सन दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर वो दूसरी शादी करता है, मान लो कि पहली वाली बीवी ने अलाउ भी कर दिया कि चल तू दूसरी शादी कर ले, दूसरी शादी लीगली रजिस्टर नहीं होगी। दिस इज द पॉइंट। दूसरी शादी जो है उसको लीगली रजिस्टर नहीं कर सकते हो। अगर वो बीवी कंप्लेंट करती है तो वो दूसरी वाली बीवी को आप रख भी नहीं सकते। लीगल उसको कोई भी अथॉरिटी नहीं मिलेगी। मतलब क्या है? वो दूसरे वाली बीवी जो है लीगली अपने हस्बैंड के ऊपर कोई केस नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी मैरिज जो है वो लीगली रजिस्टर्ड नहीं है। बट अगर हम चलते हैं मुस्लिम लॉ में, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलता है कि वहां पे आप एक से ज्यादा मैरिजेस कर सकते हो, बट द विद द कंसेंट ऑफ द फर्स्ट वाली या सेकंड वाली जो भी आपकी बीवी है, उसके कंसेंट के साथ, उसकी रजामंदी के साथ। अब मान लो जैसे वो अरमान मलिक वाला है, मान लो उसकी पहली बीवी है, दैट इज लीगली रजिस्टर्ड, सेकंड वाली बीवी के बच्चे होते हैं, उन बच्चों का क्या अधिकार होगा अपने फादर या मदर की प्रॉपर्टी के ऊपर? जो आपके एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके ऊपर अधिकार होगा या नहीं? देखो सिंपल सी चीज है, मैं हूं, मेरे फादर की जो प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर क्या मेरा पूरा पूरा अधिकार होगा, क्योंकि मैं उनका लीगल चाइल्ड हूं, क्योंकि मेरी मदर और मेरे फादर की मैरिज इज लीगली रजिस्टर्ड। आप सबकी भी यही सीन होगा कि हम सब क्या है, अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगे। मतलब क्या, उसके बाद उत्तराधिकारी बनेंगे। सिंपल चीज है। अब ये कंसेप्ट आपने कहानियों में भी सुना होगा कि उस दिन मैंने आपको एक वर्ड बताया था, मुझे वो याद नहीं आ रहा वर्ड क्या था, जिस दिन हमने सुप्रीम कोर्ट वाला डिस्कस किया था कि आपने ये कुछ टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं करनी है, तो वहां पे एक शब्द था, मुझे याद नहीं आ रहा क्या शब्द था वो। बास्टर्ड, यस, बास्टर्ड शब्द। बास्टर्ड शब्द का मतलब कैसे किया जाता है? जैसे फॉर एग्जाम्पल राजा है, राजा की एक रानी है, उनके चाहे 10 बेटे हो, राजा की 10 रानियों हो, उनके चाहे आगे 100 बेटे हो, कोई इशू नहीं है, सारे लीगल है। लेकिन अगर राजा की शादी नहीं हुई है किसी के साथ और उस लड़की का कोई बच्चा है, उसको बोला जाता है बास्टर्ड सन या बास्टर्ड गर्ल। वो राजा के साथ रह सकता है, राजा की जितनी प्रिविलेजेस है उसका फायदा उठा सकता है, लेकिन वो राजा की गद्दी के ऊपर क्या नहीं कर सकता? क्लेम नहीं कर सकता। बाकी सारे बेटे क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि दोज आर लेजिटिमेट सन्स ऑफ किंग, लेकिन वो बास्टर्ड वाला कभी भी क्लेम नहीं कर सकता है। ये हमारी हिस्ट्री में रहा है। यहां पे हमारी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर क्या बोल रही है कि अगर इलीगल मैरिज से कोई आपका बेटा या बेटी होता है, उनको प्रॉपर्टी मिलेगी अपने फादर की या नहीं मिलेगी? क्योंकि इस तरीके का सिनेरियो हमारे देश में अक्सर हमें देखने को मिल जाता है। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड दैट चिल्ड्रन बॉर्न फ्रॉम द वॉइड और वॉइडेबल मैरिजेस हैव द राइट टू क्लेम अ शेयर ऑफ देयर पेरेंट्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। तो उनका पूरा पूरा अधिकार होगा कि वो अपने पेरेंट, जो भी उनके पेरेंट है, उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर क्लेम कर सकते हैं। तो अगर किसी बंदे की 2 शादियां हुई हैं, सेकंड वाली बीवी के जो बच्चे होंगे, जिसकी मैरिज लीगली रजिस्टर नहीं है, वो बच्चों को अगर प्रॉपर्टी उनका फादर नहीं देता है तो वो बच्चे केस कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड फादर तो वही है ना। तो प्रॉपर्टी से आप उनको अलग नहीं कर पाओगे, हालांकि आपकी मैरिज लीगली रजिस्टर नहीं है। सिंपल। सेकंड पॉइंट देखो, इट एम्फेसाइज दैट sorry, however this right is limited to their parents share within the Hindu undivided family governed by Mistakshara law and does not extend to the entire हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज प्रॉपर्टी। अब ऐसा नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ क्या चीज होती है। वैसे आपको ऐसे मुद्दे पता होंगे, फैमिलीज में चलते रहते हैं, है ना।
क्या मुद्दे होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ फैमिली, दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ फैमिली, मान लो इट इज 100 एकड़ जमीन, उसमें से कोई पर्सन है ए, उसके नाम पे सिर्फ 30 एकड़ जमीन है, उसकी दो शादियां होती हैं, मैरिज 1 एंड मैरिज 2। मैरिज 1 के जो बच्चे होंगे ना, वो अपने फादर की जो 30 एकड़ की प्रॉपर्टी है उस पे तो क्लेम कर ही सकते हैं, उस फादर के आगे फादर की जो 100 एकड़ प्रॉपर्टी है ना, उसके ऊपर भी वो क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारे एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है, इसमें प्रॉपर हिस्सा हमें मिलना चाहिए। अब सिंपल सी बात है, अगर ये बंदा एक ही इकलौता सन या फिर इकलौता बेटा है, आप बोल सकते हो अपने फादर का, जिसके पास 100 एकड़ प्रॉपर्टी है, तो इसको 30 एकड़ नहीं, इसको पूरे 100 मिलने चाहिए। और उस 100 के ऊपर क्लेम कौन कर सकता है? पहली मैरिज के जो बच्चे होंगे। ये जो सेकंड मैरिज के बच्चे होंगे ना, ये क्लेम कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो इसके फादर के नाम पे है। बाकी जो बचे हुए 70 एकड़ होंगे उसके ऊपर वो क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये बात वो बोल रहे हैं, दिस इज द लॉ। आप बोल सकते हो कौन सा लॉ? योर मितक्षरा लॉ। मितक्षरा लॉ क्या है? मितक्षरा लॉ एक हिंदू लॉ है दैट इज रिलेटेड टू प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस। अब सिर्फ इसमें नहीं होता, मुस्लिम धर्म में थोड़ी ना होता है सिर्फ कि इस तरीके का लॉ है जी, शादी का ये लॉ है, प्रॉपर्टी का ये लॉ है, हर एक धर्म में होता है। वैसे ये जो मितक्षरा लॉ है ये आपको हिंदू धर्म में देखने को मिलेगा। दिस लॉ इज टोटली रिलेटेड टू कि फादर की प्रॉपर्टी उसके बच्चों को में किस तरीके से बांटी जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल इस लॉ के अकॉर्डिंग तो ये भी बोला जाता है कि फादर की प्रॉपर्टी सिर्फ सन को मिलेगी, बेटियों को नहीं मिल सकती। इस लॉ के अकॉर्डिंग हिंदू लॉ में आप क्या करते हो? आप किस चीज को प्रमोट करते हो? किस तरीके की सोसाइटी है हमारी? पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब क्या होता है? जहां पे फादर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कौन करेगा? बेटा। दिस इज पैट्रियार्की। मैट्रियार्की क्या होता है? जहां पे मदर की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी बेटी। और हम क्या चाहते हैं? ना पैट्रियार्की ना मैट्रियार्की, हमें चाहिए इक्वालिटी। तो 2005 में जाके इस चीज को हमने किया था, इस चीज को रिमूव किया इस लॉ से। आप बोल सकते हो कि जो प्रॉपर्टी है फादर की, वो मदर या फिर उसका जो आगे बच्चियां हैं, बच्चे हैं, सबके नाम पे जाएगी। सिंपल, ठीक है। तो देखो इसमें it emphasized that these children would be considered legitimate and related by legitimate kinship under the Hindu Succession Act of 1956। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट मतलब क्या? प्रॉपर्टी इनहेरिट करने का जो आपका एक्ट है, उसके अकॉर्डिंग इन बास्टर्ड चाइल्ड्स को लेजिटिमेट चाइल्ड का दर्जा दिया जाएगा। बास्टर्ड मतलब जो नाजायज मैरिज से पैदा हुआ हो। सिंपल। Section 16, Clause 3 of the Hindu Marriage Act 1955 explicitly states that the conferment of the legitimate does not grant any rights to the property of anyone other than the parents। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट जो हम लोग लेके आए आजादी के बाद 1955 में, उसमें भी हमने ये चीज बोली थी कि जो आपका इलेजिटिमेट सन है वो सिर्फ उस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम कर सकता है जो प्रॉपर्टी उसके फादर के नाम पे है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के ऊपर क्लेम नहीं कर सकता है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब जो दादा परदादा की प्रॉपर्टी, उस पर क्लेम नहीं कर सकता। जितनी उसमें से प्रॉपर्टी उसके फादर के नाम पे है, उसमें से अपना हिस्सा जो है वो मांग सकता है। सिंपल भाषा में, सिंपल, ठीक है। अबाउट मितक्षरा लॉ। मितक्षरा लॉ की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, is a well-known school of thought that specifies procedures for the succession and inheritance। Mitakshara school of thought states that a son, grandson, great-grandson have the right to family property through birth। तो यहाँ पे मितक्षरा लॉ इज ऑल अबाउट कि जो प्रॉपर्टी है उसको कौन इनहेरिट करेगा, क्या प्रोसीजर रहेगा। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी है, मैं हूं, मेरे बच्चे, आगे उनके बच्चे, आगे उनके बच्चे, सब रिलेटेबल है। अपने दादा परदादा की जो आपकी प्रॉपर्टी है उसके ऊपर आप क्लेम कर सकते हो। तभी तो होता है कि जी जयपुर के जो राजा थे, उनका कोई ग्रैंड चाइल्ड आया जी अमेरिका से, उसने आके यहाँ पे केस कर दिया और उसको उसकी प्रॉपर्टी मिल गई, क्योंकि आप क्लेम कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉज। और ये क्लेम्स किए गए और आज के टाइम पे बहुत सारे आपको दिख जाएंगे ऐसे रजवाड़े इंडिया में जिनको क्या ये प्रॉपर्टीज दी गई है, ठीक है।
नेक्स्ट देखो, द मितक्षरा स्कूल ऑफ लॉ इज फॉलोड इन एवरी स्टेट ऑफ इंडिया एक्सेप्ट फॉर वेस्ट बंगाल एंड असम. द हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 गवर्न्स द हिंदू फैमिली लॉ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. हमारे पेपर में यही तो करते हैं. आपको देखो मितक्षरा लॉ की डिटेल्स कोई नहीं पूछने वाला. आपको ये पूछा जा सकता है कि सिंस इंडिपेंडेंस जो मितक्षरा लॉ है वो पूरे देश की हर एक स्टेट में लागू किया गया है, हर एक स्टेट के द्वारा फॉलो किया जाता है, followed by all the states, but it is not true. असम एंड वेस्ट बंगाल, इन दो जगहों पे इस लॉ को फॉलो नहीं किया जाता है. बाकी जो आपकी 26 स्टेट्स हैं वहां पे इस लॉ को फॉलो किया जाता है. सो दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. सिंपल. ठीक है. पूछा ये भी जा सकता है कि जो मितक्षरा लॉ है ये किसके साथ रिलेटेड है. डिटेल कोई नहीं पूछेगा आपसे, ये चीज क्लियर रखना. बेसिक्स पता होने चाहिए कि ये लॉ जो हिंदू प्रॉपर्टी सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस है उसके बारे में है, और ये इंडिया की 26 स्टेट्स में प्रेजेंटली चल रहा है एक्सेप्ट फॉर असम एंड वेस्ट बंगाल. सिंपल. Next, before 2005 amendment of the Hindu Succession Act, the female could not be the compensator and was not entitled to the partition. 2005 से पहले अगर हम बात करते हैं, जो फीमेल्स थी उनको इतने अधिकार नहीं थे कि वो अपने फादर की प्रॉपर्टी में से अपना हिस्सा अलग कर सके. आज के टाइम पे क्या होता है, मान लो कि एक बेटा है, जैसे अक्सर आपको फैमिलीज में देखने को मिलेगा कि एक फादर था, उसके दो बेटे थे. एक बेटा तो फादर के साथ रह रहा है, दूसरा बेटा क्या है, फादर के साथ नहीं बनती, अलग रहना चाहता है, और सारी प्रॉपर्टी फादर के नाम पे है. लेकिन वो बेटा केस करता है और उसको क्या है, फादर की प्रॉपर्टी में से जो तीसरा या चौथा हिस्सा है वो उसको मिल जाता है, क्योंकि फादर की प्रॉपर्टी में से फादर का हिस्सा एक रहेगा, देन मदर का एक हिस्सा रहेगा, देन उसके दूसरे बेटे का एक हिस्सा रहेगा, और जो लड़ रहा है उसका एक हिस्सा रहेगा. 4 हिस्से होंगे. ये चीज हमेशा याद रखनी है आपने. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो यहां पे फीमेल्स को अलाउ किया गया वो हिस्सा मांग के अलग होने के लिए. कब से? 2005 से. सिंपल. नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है दैट इज ऑल अबाउट इलेक्शन क्राइम्स. नहीं, वो ये नहीं कर सकता तो फिर पैदा मत करता ना. दिस इज द थ्योरी ना. अगर आपने बच्चा पैदा किया है, क्योंकि वो प्रॉपर्टी क्या है, दैट इज इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. इसमें एक चीज और ध्यान में रखना, इट इज फॉर द इंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी. जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मेरे फादर की जो प्रॉपर्टी आएगी ये उसके लिए है, ये उसके लिए नहीं है जो मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी है. दिस इज नॉट फॉर माई प्राइवेट प्रॉपर्टी. इस चीज को ध्यान में रखना. ये सारे लॉ किसके बारे में? एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में. मैंने क्या बोला? उसके फादर का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो हिस्सा होगा उसमें से हिस्सा मांग सकता है. दिस इज इंपॉर्टेंट. हाँ, कुछ टाइम के बाद उसके फादर की जो पर्सनल प्रॉपर्टी है वो भी अगले आने वाली जनरेशन के लिए क्या बन जाएगी? एंसेस्ट्रल. सिंपल. इलेक्शन क्राइम्स की अगर हम बात करते हैं, कर्नाटका हाई कोर्ट हैज डिक्लेयर्ड द इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा फ्रॉम द हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी इन 2019 जनरल इलेक्शन एज नल एंड वॉइड. तो 2019 में इलेक्शंस हुए थे लास्ट हमारे एमपी के. तो उसमें से एमपी के एक इलेक्शंस जो आपके हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी में हुए थे कर्नाटका में, उन इलेक्शंस को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया बाय द हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट में ये केस गया, मतलब उस बंदे ने कुछ ना कुछ क्राइम किया होगा. मैंने क्या लिखा है ऊपर? इलेक्शन क्राइम्स. मैंने उस दिन आपको समझाया था जब मैंने आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाया था कि अगर भाई इलेक्शन में कोई डिस्प्यूट इन्वॉल्व है फिर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही उसको सॉल्व करेगा. बट अगर उसमें कोई क्राइम इन्वॉल्व है तो क्राइम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मुद्दा नहीं है सॉल्व करना. वो कौन सॉल्व करेगा? वो सॉल्व करेगी आपकी हाई कोर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट्स. सिंपल. तो यहां पे क्या चीज इन्वॉल्व है देखो. The court made this ruling based on the findings of corrupt practices during the election process. The court found that the member has engaged in numerous election corrupt practices, including providing false information about the value of his asset, then concealing his actual bank balance, failing to disclose a loan, and not submitting income tax returns for the relevant periods. मैंने आपको क्या बताया था? जब किसी भी बंदे के द्वारा इलेक्शन जीता जाता है ना, इलेक्शन जीतने के बाद एक टाइम पीरियड दिया जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा कि अब आप इलेक्शन जीत चुके हो, आपने क्या करना है, इलेक्शन के दौरान आपका जितना भी खर्चा किया है उस पूरे खर्चे का आपने एक डिटेल्ड अकाउंट बना के किसको भेजना है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया.
क्योंकि हमारे यहाँ पे लिमिट होती है कि आप मैक्सिमम कितना खर्च कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल एमपी की जब हम बात करते हैं तो एक पार्टी मैक्सिमम 75 लाख रुपीस जो है वो खर्च कर सकती है ऑन द इलेक्शन कैंपेन। ये चेंज होता रहता है, किसके हाथ में होता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हाथ में। स्टेट में अगर हम बात करें, आप 25 लाख खर्च कर सकते हो इलेक्शन कैंपेन के ऊपर। ये सारी चीजें, ये सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। अगर उन्होंने ज्यादा खर्च किया है तो ऑटोमेटिकली जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा खर्च हुआ है तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होगी। गड़बड़ क्या हो सकती है? लोगों की जो वोट्स हैं वो उन्होंने खरीदी हो, लोगों को पैसा देके उनकी वोट्स खरीदी हो। आप बोल सकते हो दैट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, दैट इज अगेंस्ट द राइट ऑफ पीपल, आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे क्या है, इस बंदे के द्वारा बहुत सारे क्राइम्स कर दिए गए, अपने अकाउंट्स प्रॉपरली मेंशन नहीं किए हैं। अकाउंट जब आप अपना नाम भी रजिस्टर करते हो ना इलेक्शन में खड़े होने के लिए, उस टाइम पे भी आपको अपनी प्रॉपर्टी का पूरा जो आपका ब्यूरो होता है वो देना होता है किसको? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो रिटर्निंग ऑफिसर वहां पे आपका नाम रजिस्टर कर रहा होगा। देन जब आप इलेक्शन जीत जाओगे, आपने कितना खर्च किया है उसका ब्यूरो आपने देना है। और अगर आप नहीं दे पाते हो तो आप एक करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो, ये माना जाएगा और ऑटोमेटिकली आपके ऊपर केस चलेगा, आपका इलेक्शन रद्द किया जा सकता है। अब 2019 में ये इलेक्शन हुआ था, अब जाके रद्द कर रहे हैं, वैसे भी 24 में इलेक्शन आ रहा है। लेकिन बात ये कि अगर इस बंदे के ऊपर ये चार्जेस प्रूव हो जाते हैं तो ये बंदा क्या है, अगले 6 सालों के लिए इलेक्शंस में खड़ा नहीं हो पाएगा। दिस इज द लॉ, राइट? The court found that member is involved in these practices. Representation of People Act 1951 enables the High Court to declare an election void on certain grounds: conviction of certain offences, corrupt practices, failing to declare election expense, interest in the government contracts or works, and aggrieved person can appeal to the Supreme Court against the orders of the High Court. This is very important. ये point सबसे important है, आपने याद रखना है कि Representation of People Act High Court को किस किस केसेस में केस उठाने की पावर दे रहा है। तो कौन कौन से मुद्दों में हाई कोर्ट इलेक्शन के डिस्प्यूट सॉल्व करेगी? नंबर 1 आपके पास आ जाता है कन्विक्शन ऑफ द सर्टेन ऑफेंसेस। कौन कौन से ऑफेंसेस है? करप्ट प्रैक्टिसेस हो सकती है आपके पास, इलेक्शन एक्सपेंस, अगर वो बंदा नहीं बता पाएगा कितना मैंने इलेक्शन में खर्चा किया है, अगर उस बंदे का कोई पर्सनल इंटरेस्ट हमें मिल जाता है गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स में, जैसे होता है ना स्कैम हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने आपको स्कैम बताए थे, पिछली बार डिस्कस किया था कि ना बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप्स आती हैं, 10वीं क्लास तक के बच्चों के लिए, माइनॉरिटी क्लास के बच्चों के लिए जो स्कॉलरशिप आती है, उसमें कितने सारे फेक, आप बोल सकते हो, बच्चे डिक्लेयर किए गए हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते। ऑफिसर्स ने अपनी तरफ से उनकी आइडेंटिटीज बना ली हैं और उनकी जो स्कॉलरशिप आ रही है वो ऑफिसर्स के अकाउंट में जा रही है। दिस इज अ वेरी बिग स्कैम, आप बोल सकते हो। और वैसा ही अगर कोई बंदा कोई स्कैम करता है, ऐसी कोई हलचल करता है, आप बोल सकते हो, तो उसके रिलेटेड कोई भी केस होगा वो हाई कोर्ट सॉल्व करेगी। हाई कोर्ट उसके इलेक्शन को रद्द कर सकती है, बट उस बंदे के पास हमेशा ऑप्शन रहेगी सुप्रीम कोर्ट में जाने की। एक चीज हमेशा याद रखना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो ज्यादातर हमारे देश में इलेक्शंस कैसे होंगे, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। उसके रिलेटेड कोई भी केस आता है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ जाती है जिसमें बेसिक पॉइंट्स दिए गए हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है, उसका जब केस आता है तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल राहुल गांधी का केस, राहुल गांधी को क्या किया गया था, लोकसभा की उसकी सीट कैंसिल कर दी गई थी, उसके इलेक्शंस कैंसिल कर दिए गए थे, उसको सीट से निकाल दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उस बंदे को 2 साल की कोर्ट ने सजा सुना दी। 2 साल की कोर्ट की सजा क्यों सुनाई? क्योंकि उस बंदे ने मोदी जो सरनेम है इसको डिफेम किया था। तो डेफामेशन का उसके ऊपर केस हुआ, मोदी सरनेम को डिफेम करने का केस हुआ। उस बंदे का केस गुजरात हाई कोर्ट में चला, गुजरात हाई कोर्ट ने उसको इसके लिए 2 साल की सजा सुना दी। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट बोलता है कि अगर किसी एमपी को 2 या 2 से ज्यादा साल की जेल की सजा हो जाती है किसी भी मामले में, तो उसकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी और वो लोकसभा राज्यसभा जहां का भी मेंबर होगा उसको वहां से निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपके राहुल गांधी को निकाल दिया गया। उस बंदे ने अपील की कहां पे? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, हाई कोर्ट के द्वारा सुनाई गई जो सजा थी 2 साल की, उसके ऊपर स्टे लगा दिया कि ये सजा इसको नहीं मिली। तो मतलब क्या है, अब उसको कोई सजा नहीं मिली है, तो वो बंदा क्या है, वापिस से लोकसभा में रिटर्न हो चुका है, आ गया ना वापस वो लोकसभा में राहुल गांधी।
क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ने सजा सुनाई, सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा दिया। वही चीज यहाँ पे है, हाई कोर्ट ने ये इसका जो इलेक्शन है, इसका जो सीट है उसको खत्म कर दिया है, इसके इलेक्शंस को रद्द कर दिया है। बट अगर ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट इसको दोबारा से आप बोल सकते हो रिटर्न कर सकती है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कल्चर कॉरिडोर एट G20। G20 की अगर हम बात करते हैं, इट इज अ ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स। G20 में टोटल कितनी कंट्रीज है? यही तो बेवकूफी है जो करते हो। G20 में टोटल कितनी कंट्रीज है? 19। तो फिर G20 क्यों है? हाँ, वेरी गुड। तो यहाँ पे अगर हम G20 ग्रुप ऑफ 20 की बात करते हैं, इसमें आपको 19 इंडिपेंडेंट कंट्रीज मिलेंगी और एक आपको यूरोपियन यूनियन मिलेगा, जिसमें टोटल आपके पास प्रेजेंटली 27 कंट्रीज है। पहले 28 थी, यूके निकल गया, 27 रहेगी। तो यहाँ पे 27 कंट्रीज ये, 19 कंट्रीज ये, इन सबसे मिलके बनता है G20। G20 मतलब ग्रुप ऑफ 20 मेंबर्स। 20 मेंबर्स कौन से हैं? एक तो यूरोपियन यूनियन मेंबर है, बाकी 19 इंडिपेंडेंट कंट्रीज मेंबर है। अब इसकी जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंसी की, तो हमारे पास इसकी प्रेसिडेंटशिप चल रही थी कब से लेके कब तक? नवंबर 2022 से लेके दिसंबर 2023 तक। और अभी जो कंक्लूड किया गया, इसमें पूरा साल देखो, जनवरी से लेके अभी तक आपको चंडीगढ़ में भी मीटिंग्स हुई थी, हैदराबाद में भी हुई, दिल्ली में लास्ट वाली मीटिंग हुई है, कंक्लूडिंग मीटिंग। जब हमने क्या किया है, हमारी प्रेसिडेंसी आगे किसको शिफ्ट कर दी है? जो नेक्स्ट बनता है दैट इज ब्राजील। अगले साल की प्रेसिडेंसी किसके पास है? ब्राजील के पास है। G20 की जितनी भी मीटिंग्स होंगी कहां पे होंगी? ब्राजील में होगी। ये कंक्लूजन वाली आपकी जो मीटिंग है, लास्ट मीटिंग है, ये कहां पे हुई? दिल्ली में अभी रिसेंटली जो हुई है। तो वहां पे एक G20 का कल्चरल कॉरिडोर बनाया गया है, एक डिजिटल आप बोल सकते हो म्यूजियम की तरह म्यूजियम बनाया जाएगा, जिसमें इन कंट्रीज के कल्चर को दिखाया जाएगा। कल्चर मतलब उनकी जो भी धरोहर है, जो भी उनके आप बोल सकते हो रिलीजियस या हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, या कोई उनका लिटरेचर है, वो सारी चीजें दिखाई जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें हमारे इंडिया खास तौर पे अष्टध्यायी जो है, अष्टध्यायी को मेंशन किया गया, अष्टध्यायी को शोकेस किया गया। अष्टध्यायी क्या है? तुम लोगों ने तो पढ़ लिया होगा, एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ ली है। व्हाट इज अष्टध्यायी? विभिन्न पढ़ खाएगा मेरे से, मूर्तियों को देखना। एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ा नहीं अष्टध्यायी? वैदिक काल पढ़ लिया, वैदिक काल में लिटरेचर नहीं पढ़ा, उसमें अष्टध्यायी नहीं पढ़ा। अष्टध्यायी इज अ ग्रामेटिकल संस्कृत ग्रामर की बुक, इट इज अ बुक। अष्टध्यायी इज संस्कृत ग्रामर की सबसे पहली बुक, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? इट वॉज रिटन बाय पाणिनि। इट वॉज रिटन बाय पाणिनि। पाणिनि के द्वारा संस्कृत ग्रामर की पहली बुक लिखी जाती है, दैट इज अष्टध्यायी, एंड दैट इज आवर लिटरेचर, बेसिक्स ऑफ संस्कृत आप बोल सकते हो। ठीक है, तो उसको यहाँ पे शोकेस किया गया। और क्या क्या चीजें हैं तो देखो इसमें, G20 summit will feature special cultural corridor exhibition that showcases the objects of the cultural significance from the various countries. Some of the physical items on display include, तो देखो बाकी तो डिजिटली होंगी, कुछ फिजिकली प्रेजेंट वहां पे थी। वो कौन कौन सी है वो देखो। कॉपी ऑफ द मैग्ना कार्टा फ्रॉम यूके। बताओ मैग्ना कार्टा क्या है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन है। मैं 50 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं ये। व्हाट इज मैग्ना कार्टा? एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मतलब दिया होता है, डॉक्यूमेंट होता है एक तरह का, जिसमें उसके रूल्स या कुछ भी। डॉक्यूमेंट तो ऐसा ही है सर कि एक पर्टिकुलर किसी भी चीज का, जैसे हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं उसमें भी होता है मैग्ना कार्टा, उसमें भी एक चीज को बोलते हैं। नो नहीं सर, मैग्ना कार्टा वही होता है ना, एक डॉक्यूमेंटेशन होती है एक तरह की। नो, हमारे फंडामेंटल राइट्स वाले चैप्टर को मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया बोला जाता है। तो मतलब मैग्ना कार्टा कहीं का तो होगा, वो यूके का है। यूके ये का। मैग्ना कार्टा क्या है? ये यूनाइटेड किंगडम में
वहां के राजा के द्वारा 13th सेंचुरी में, 13th सेंचुरी एडी में जनता के साथ एक एग्रीमेंट किया गया। ऐसा एग्रीमेंट जिसमें जनता के कुछ अधिकार, राइट्स के बारे में लिखा गया, और उन राइट्स को वहां के राजा ने माना कि मैं जनता के इन अधिकारों को अनुमति देता हूं। सो मैग्ना कार्टा इज अ डॉक्यूमेंट दैट इज ट्रू, बट इज अ डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द राइट्स ऑफ द पीपल ऑफ यूनाइटेड किंगडम। और कब का है? 13th सेंचुरी का, बहुत अर्ली टाइम पीरियड में। 13th सेंचुरी में जनता के अधिकारों की बात कौन करता था? कोई भी नहीं करता था। ये जो हम यूएसए की बात करते हैं कि हमने यहां से फंडामेंटल राइट्स का आइडिया लिया है, यूएसए ने फंडामेंटल राइट्स कब अडॉप्ट किए हैं? 18th सेंचुरी में, एंड इट इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ 13th सेंचुरी, उससे कहीं पहले आप बोल सकते हो। तो 13th सेंचुरी में यूके में वहां के राजा के द्वारा जनता के अधिकारों का एक जो डॉक्यूमेंट है उसको अलाउ किया गया, सिग्नेचर किए गए। उस डॉक्यूमेंट का नाम था मैग्ना कार्टा। तो आज जहां जहां पे भी आपको जनता के अधिकारों वाले डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उनको हम कंपेयर करते हैं कि ये मैग्ना कार्टा जैसे हैं। इट इज अ कंपैरिजन। जैसे फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ताजमहल है, दैट इज मकबरा। एक मकबरा आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र में, दैट इज अ मकबरा ऑफ औरंगजेब की बेगम। और वो देखोगे तो आप उसको बोलोगे इट इज अ साउथ का ताजमहल, बिल्कुल ताजमहल जैसा है। हम क्या बोलते हैं? ये ताजमहल जैसा है। वो ताजमहल तो नहीं बन गया ना। तो ताजमहल शाहजहां के द्वारा बनाया गया, राइट? शाहजहां ने बनाया था ना। देन उसके बाद उसका बेटा आता है औरंगजेब, वो भी एक ताजमहल बनवाता है, मतलब एक मकबरा बनाता है अपनी बीवी का। वो कहाँ पे मिलेगा आपको? वो कहाँ पे मिलेगा आपको? औरंगाबाद में। औरंगाबाद इज इन महाराष्ट्र। तो हम क्या बोलते हैं? इट इज द ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया। कंपेयर कर रहे हो आप उसके साथ। वैसे हम बोलते हैं कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया। लेकिन मैग्ना कार्टा एक्चुअल में किसका डॉक्यूमेंट है? यूनाइटेड किंगडम का। मोस्ट इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो। इसको शोकेस किया गया और ये फिजिकली फॉर्म में, मतलब लेके आए थे यूके वाले यहाँ पे। सिंपल चीज है, ठीक है। देन अ ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ बेल्वेद्रे अपोलो फ्रॉम इटली। तो यहाँ पे बेल्वेद्रे अपोलो, अपोलो मतलब उनके गॉड, अपोलो गॉड है, ठीक है। अपोलो मिशन के बारे में आपने सुना होगा। अपोलो नाम कहां से आता है? इट इज अ गॉड, यूरोपियन गॉड आप बोल सकते हो, खासतौर पे इटली का। उनकी जो ब्रॉन्ज की स्टैचू है उसको वो लेके आए। देन 18th सेंचुरी का आपको फाहुआ लिदिद जार फ्रॉम चाइना। तो यहाँ पे चाइना से नीचे देखो फोटो आपको मिल जाएगी, सबसे ऊपर जो ब्लू कलर का एक जार सा बना हुआ है वो कहाँ का है? वो चाइना का है, वो भी आया यहाँ पे। देन इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन इज पाणिनीज अष्टाध्यायी एंड एंशिएंट टेक्स्ट। तो वैदिक काल का ये टेक्स्ट है, संस्कृत की ग्रामर की ये बुक है अष्टाध्यायी, जो पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी। तो ये सारी चीजें फिजिकली फॉर्म में प्रेजेंट थी, मतलब वहां पे प्रेजेंट थी, आप टच कर सकते हो, देख सकते हो। बाकी जो आपके जितना भी कल्चर है इन सभी कंट्रीज का, जो इंपॉर्टेंट कल्चरल चीजें हैं उन सबको क्या है? डिजिटली आप बोल सकते हो एक म्यूजियम बना के उसमें शोकेस किया जाएगा। देन अगर हम बात करते हैं नोटेबली डिजिटल कंट्रीब्यूशन इंक्लूड फ्रांस मोनालिसा। फ्रांस की जो मोनालिसा है, मोनालिसा वाली फोटो देखी है ना, पेंटिंग, तो वो मोनालिसा की पेंटिंग यहाँ पे लेके नहीं आए हैं, डिजिटली यहाँ पे दिखाई गई है, आप बोल सकते हो। देन जर्मनी ग्यूटनबर्ग बाइबल। तो जर्मनी की जो बाइबल है ग्यूटनबर्ग के द्वारा जो लिखी गई थी उसको शोकेस किया गया। देन मैक्सिको स्टैचू ऑफ द डाइटी ऑफ कोटलिक्यू। तो यहाँ पे कोटलिक्यू की जो उनकी जो डाइटी आप बोल सकते हो, उनका जो गॉड है, उनकी फोटो आप बोल सकते हो, उसको डिजिटली शो किया गया। दिस एग्जिबिट्स एम्स ऑफ सेलिब्रेट द शेयर्ड हेरिटेज ऑफ G20 नेशंस एंड इनवाइटीज रिप्रेजेंटिंग द म्यूजियम इन द मेकिंग। तो मतलब ये सारी चीजें वहां पे शोकेस की गई जो G20 की मेंबर कंट्रीज के कल्चर को दर्शाती हैं। तो यहाँ पे आपको पता क्या होना चाहिए? जितनी भी कल्चरल आइटम्स यहाँ पे हैं इनके बारे में बेसिक बेसिक चीजें आपको पता हो कि कौन सी कल्चरल आइटम कौन सी कंट्री को बिलोंग करती है। प्रीलिम के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप उनको बताओ, आपको स्टेटमेंट दी जाएगी कि ये वाली जो आपकी मतलब है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैंने अपोलो की बात की है, अपोलो गॉड की जो ब्रॉन्ज की मूर्ति है ये जी जर्मनी को बिलोंग करती है, नहीं,
इट बिलोंग्स टू इटली। इस तरीके से स्टेटमेंट्स आ जाती हैं आपके पास, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए क्योंकि ये न्यूज में चल रहा था। इसके अलावा नीचे देखो, नीचे वाले पेज के ऊपर पूरी आपको दी गई है डिस्प्ले पे क्या क्या लगा होता है। इसके अलावा एक फोटो लगी हुई थी कुंभ के मेले की, कुंभ मेला की फोटो, क्योंकि ये हमारा कल्चर है ना, इट शोज कल्चर ऑफ इंडिया आप बोल सकते हो, तो इसकी फोटो भी हमें यहाँ पे देखने को मिली। देन हमारे पास आ गया एक बड़ा इंपॉर्टेंट और मॉडर्न टॉपिक, दैट इज पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग, PAL इसको बोला जा रहा है कैपिटल में, PAL, पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग। तो क्या है, द नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन प्लान्स टू इंटीग्रेट पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग इनटू द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, दैट इज द दीक्षा प्लेटफॉर्म। दीक्षा प्लेटफॉर्म याद रखना, दीक्षा की फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। सरकार का ये प्लेटफॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल कोविड के दौरान आपको देखा होगा बहुत सारे सरकार के द्वारा क्या है, DD नेशनल वगैरह ये जो सारे चैनल्स हैं, यहाँ पे क्या है, बच्चों को पढ़ाने के लिए लेक्चर्स आते थे ना, बहुत सारे नए चैनल्स सरकार के द्वारा लॉन्च किए गए थे जहां पे बच्चे घर बैठे टीवी से ही पढ़ सकते हैं। दिस इज ऑल कम्स अंडर दीक्षा, दिस इज ऑल कम्स अंडर दीक्षा वाला जो प्रोग्राम है जो सरकार खास तौर पे कोविड के दौरान लेके आई है। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि दीक्षा का ही पार्ट बना दिया जाए, किसको, किसको, PAL को। और PAL है हमारे पास क्या, तो वो देखो, इसको मैनेज कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको मैनेज करती है ऑटोमेटिकली। एजुकेशन की लर्निंग की हम बात कर रहे हैं। So PAL is an education approach that uses technology, particularly artificial intelligence, to customize the learning experience for individual students based on their unique needs, abilities and progress. उन्होंने क्या बोला, पर्सनलाइज्ड अडेप्टिव लर्निंग। पर्सनलाइज्ड मतलब बच्चे टू बच्चे, जैसा उस बच्चे को कंफर्टेबल लगता है वैसा, उस बच्चे के अकॉर्डिंग आपने उसको सिखाना है। अब देखो, आपके पास क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं, एक टीचर में इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि अगर उन 30 बच्चों में से 10 बच्चे भी स्पेशल बच्चे हैं, आप बोल सकते हो स्पेशल किड्स हैं, तो उन 15 या 10 बच्चों को टीचर नहीं समझा पाएगा। अब यहाँ पे मान लो 50 बच्चे बैठे हैं, उसमें से 10 बच्चे ऐसे हैं जिनको क्या है, इजिली चीजें समझ नहीं आती, उनको मान लो डायग्राम के बिना समझ ही नहीं आता। और कई चीजें ऐसी होती है जिसमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, सामने वाले बच्चे ऐसे समझ जाते हैं, लेकिन वो 10 बच्चों को डायग्राम के बिना समझ नहीं आता। तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा और उन बच्चों को वो डायग्राम्स प्रोवाइड की जाएंगी। अगर किसी बच्चे को प्रॉपरली सुनता नहीं है तो उसको वो टेक्नोलॉजी के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो बोलना नहीं जानते हैं तो वो इशारे समझते हैं, तो यहाँ पे उनको इशारों में समझाने वाला एक चैनल चलेगा जो इशारों में उन बच्चों को समझाएगा। अब इशारे वहां पे टीचर नहीं करेगा, वो AI के आजकल चल रहे हैं ना करेक्टर्स, वो करेंगे इशारे, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे AI टेक्नोलॉजी को यूज किया जा रहा है बच्चों को उनके अकॉर्डिंग सिखाने के लिए, सिंपल। देन इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं, टेलर्ड कंटेंट डिलीवरी, इफ स्टूडेंट इज एक्सीलेंट इन मैथ बट स्ट्रगलिंग इन साइंस, PAL कैन प्रोवाइड मोर चैलेंजिंग मैथ प्रॉब्लम्स while offering additional resources and explanations for the science topics. अगर मान लो कोई बच्चा मैथ में बहुत अच्छा है तो उसको और बढ़िया क्वालिटी की आप बोल सकते हो मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए AI जो है वो प्रोवाइड करेगा। टीचर ने कुछ नहीं करना, किसी बंदे ने कुछ नहीं करना, यहाँ पे AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, एक सॉफ्टवेयर बच्चों को दिया जाएगा, बच्चे वहां पे लॉग इन करेंगे, बच्चे के अकॉर्डिंग वो सॉफ्टवेयर वर्क करेगा। अगर मान लो कि बच्चा वहां पे मैथ की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, रोज सॉल्व करता है, तो AI को क्या समझ आ जाएगा कि इस बच्चे को मैथ बहुत अच्छा आता है, तो उसमें जो उसको प्रॉब्लम्स शो होंगी उस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगी कि उस बच्चे को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए। और अगर AI को ये लगता है कि इस बच्चे को साइंस में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो साइंस की ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग कंटेंट उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने आप शो होने लग जाएगा, किसी को करवाने की जरूरत नहीं है। दिस इज द AI ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक ऐसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी जो इंसान की मदद के बिना अपने डिसीजन खुद ले सकती है, सिंपल, दिस इज AI, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कई बार बताया, आप एंटर किए, AC अपने आप सेंस करके चल पड़ा, आप बाहर गए, AC बंद हो गया, आप रूम में एंटर किए, लाइट्स ऑन, आप रूम से बाहर गए, लाइट्स ऑफ, वो सारे डिसीजन टेक्नोलॉजी खुद ले रही है। आप बोल सकते हो कि अगर मुझे सेंस हो रहा है तो मैं ऑन हूं, अगर सेंस नहीं हो रहा है इंसान यहाँ पे तो मैं ऑफ। दिस इज AI ना, सिंपल।
देन पर्सनलाइज्ड स्टडी प्लान्स, हर एक बच्चे के लिए अपने अपने स्टडी प्लान्स अकॉर्डिंगली उसकी वीकनेसेस एंड स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग बनाए जाएंगे, आप बोल सकते हो। देन फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग, जो बच्चा जैसे पढ़ना चाहता है उसको उस तरीके से पढ़ाया जाएगा। अगर कोई डायग्राम से पढ़ना चाहता है, वीडियो से पढ़ना चाहता है, या फिर आप बोल सकते हो ऑरली पढ़ना चाहता है, जस्ट सुनना चाहता है, अलग अलग तरीके से। कई बच्चे होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल कि बुक पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आजकल क्या चला हुआ है, ऑरल बुक्स। तो वहां पे क्या है, एआई टेक्नोलॉजी में जो करेक्टर्स होते हैं वो बुक को पढ़ रहे हैं, आप जस्ट लिसन कर रहे हो, उसको सुन रहे हो, सिंपल। ये होता है ना, ये तो बहुत टाइम से हमारे यहाँ पे चल रहा है कि ऑरल बुक्स का जो कंसेप्ट है, दिस इज एआई टेक्नोलॉजी ना, ऑरल बुक्स जो है, कि आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपने मान लो अष्टाध्यायी की हम बात कर रहे थे, अष्टाध्यायी को उसमें डाउनलोड किया और वहां पे आप पढ़ना नहीं चाहते हो, आप सुनना चाहते हो, हाँ, तो वो क्या है, वो बोलता जाएगा, अपने आप बोलता जाएगा। अगर आप उसकी वीडियो देखना चाहते हो कि वीडियो में समझाया जाए मुझे, तो वीडियो में समझ आएगी वो चीज, इस तरीके से। देन सपोर्ट फॉर द स्पेशल नीड्स, जो बच्चे आप बोल सकते हो विजुअली इम्पेयर्ड है या सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, उनके लिए कुछ स्पेशल यहाँ पे एफर्ट्स किए जाएंगे, खास तौर पे उन्हीं के लिए तो ये है। और ऐसी चीजों को नीचे यूजेज जो लिखा हो उसमें क्या लिखा गया कि इस चीज को आप कहाँ पे यूज कर सकते हो। एजुकेशन के रिलेटेड कोई भी आपके पास सवाल आता है तो वहां पे आप इस एग्जाम्पल को दोगे तो बड़ी रिचनेस शो होगी उससे, कि आपको पता है कि प्रेजेंटली इंडिया में सरकार क्या कर रही है, क्योंकि एजुकेशन हमेशा मुद्दा रहता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एजुकेशन के रिलेटेड तो इसमें एज अ प्लस पॉइंट लिख सकते हो कि सरकार के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है जो एजुकेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएगा, सिंपल, ठीक है। देन हम बात करते हैं विजाग इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल। ये एक नया इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बनाया गया है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम में एक तरीके से पोर्ट की तरह, पोर्ट आप बोल सकते हो, बनाया गया मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा। और ये जो आपकी फैसिलिटी है इसमें क्या है, 2000 पैसेंजर्स को ढोने वाली जो आपकी शिप्स होती हैं वो इसका इस्तेमाल कर सकती है, यहाँ पे आके खड़ी हो सकती हैं, इस टेक्नोलॉजी का, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज इज कि जो हमारा ये जो कोस्टल वाला सिस्टम है, जो हमारे पोर्ट्स हैं, कितने पोर्ट्स हैं, कहाँ कहाँ पे कौन से पोर्ट्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि इंडिया की कोस्ट लाइन क्या है। इंडिया की कोस्ट लाइन, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से हमारे पास इंडिया आता है, यहां तक वेस्ट बंगाल तक, यही है ना, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल। कोस्ट लाइन मतलब किनारा कितना है। यहां पे अगर आप देखोगे यहां से लेके यहां तक, द कोस्ट लाइन इज 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर। लेकिन अगर मैं इसमें लक्षद्वीप के आइलैंड्स, जो अराउंड 36 आइलैंड्स हैं, जो आपको इधर देखने को मिलेंगे इंडिया के वेस्ट वाले अरेबियन सी में, दिस इज अरेबियन सी, इसमें आएंगे लक्षद्वीप के आइलैंड। देन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड, दैट इज मोर देन 500 आइलैंड्स, जो आपको ईस्ट वाली साइड बे ऑफ बंगाल में देखने को मिलेंगे। अब इन आइलैंड्स की जो कोस्ट है उसको अगर मैं काउंट करता हूं, उसको अगर मैं काउंट करता हूं तो दो डाटा दिए जाते हैं, एक तो है 7516 किलोमीटर, एक बोल देते हैं 7515 किलोमीटर, दोनों में से दोनों ही सही है। लेकिन ज्यादातर अगर आप देखोगे जैसे इसमें लिखा गया है 7517 किलोमीटर, ज्यादातर क्या लिखा जाता है, ज्यादातर लिखा जाता है 7516 किलोमीटर, इसको याद कर लेना। इन्होंने 17 लिखा हुआ है बट 16 इज द करेक्ट आंसर, 7516 किलोमीटर, इतनी हमारी कोस्ट लाइन है। क्योंकि इसके ऊपर ना क्वेश्चन यूपीएससी के एक पेपर में पूछा गया था एग्जैक्ट क्वेश्चन कि कितनी कोस्ट लाइन है, और उसमें आंसर था 7516 किलोमीटर, तभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि 7516 इज करेक्ट आंसर। नोट्स में आपके पास 7517 दिया गया है, ठीक है। ये डिपेंड करता है मेजरमेंट के ऊपर कि आप मेजर कैसे करो। जैसे फॉर एग्जांपल दिखने में तो आपको ये कोस्ट बड़ी सिंपल लग रही है, लेकिन ऐसा तो है नहीं। यहाँ पे आपको कहीं पे एक छोटा सा आइलैंड मिल जाएगा, यहाँ पे कहीं पे आपको छोटी सी क्रीक मिल जाएगी, ऐसे ऐसे करते ऐसे जाता है, सीधी सीधी कोस्ट लाइन तो है नहीं ना। अब अगर जैसे फॉर एग्जांपल एक तो मैं सीधा मेजर कर लूं यहाँ से लेके यहाँ तक,
एक मैं प्रॉपर मेजर करूं कितना कितना किलोमीटर बनना है तो ऑटोमेटिकली डिफरेंस तो पड़ेगी वहां पे। मेजर कैसे किया जा रहा है, और सरकार का भी इसके ऊपर कोई डाटा नहीं है, लेकिन मैं आपको 7516 क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यूपीएससी के द्वारा ये आंसर दिया गया है कि ये आंसर होगा, सिंपल, ठीक है, तो उसको आपने याद रखना है। तो अगर हम बात करते हैं इंडिया स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑन द ग्लोबल शिपिंग रूट्स विद 7517 किलोमीटर कोस्ट लाइन, वैसे हमारी कितनी है 7516 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। अगर आप बरो सिर्फ मेनलैंड इंडिया की बात करते हो, मेनलैंड इंडिया मतलब ये 9 स्टेट्स, मेनलैंड इंडिया मतलब ये वाला पार्ट, कंप्लीट इंडिया मतलब लक्षद्वीप के आइलैंड्स एंड अंडमान एंड निकोबार के आइलैंड्स दोनों को काउंट करके, इसका सिर्फ है 6100 किलोमीटर, सबको मिला लेते हो तो बनता है 7516 किलोमीटर। सिंपल, दोनों याद रखने को, दोनों डिफरेंट है। मेनलैंड इंडिया का पूछेंगे दैट इज 6100 किलोमीटर, इंडिया का पूछेंगे 7516 किलोमीटर, सिंपल। नेक्स्ट देखो, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट हैंडल 70% ऑफ इंडिया ट्रेड। अगर हम बात करते हैं इंडिया का जो ट्रेड होता है उसमें से 70% ट्रेड आप ओशन रूट्स के थ्रू करते हो, 30% ट्रेड है जो आप ट्रेन, रोडवेज या एयरवेज के थ्रू करते हो, 70% ट्रेड किसके थ्रू होता है, ओशन रूट्स के थ्रू। तो मतलब यहां पे जो आपके पास 13 मेजर पोर्ट्स हैं और उसके अलावा 200 जो आपके माइनर पोर्ट्स हैं, जो बंदरगाहें हैं, दोज आर इंपॉर्टेंट, वो आपको पता होनी चाहिए, राइट। देन इंडिया ओन्स 30% ऑफ द ग्लोबल शिप ब्रेकिंग मार्केट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडिया ना शिप बिल्डिंग में इतना मशहूर नहीं है, शिप ब्रेकिंग में मशहूर है। शिप ब्रेकिंग का मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल हर एक शिप या अगर आपकी गाड़ियां भी है तो उनकी एक लाइफ होती है। अगर शिप की लाइफ है मान लो 15 साल, 15 साल के बाद उस शिप को तोड़ के उसके मटेरियल को क्या है दोबारा से आप बोल सकते हो रीयूज किया जाएगा नई शिप बनाने के लिए। तो वो जो शिप को स्क्रैप नहीं बोलते हम, स्क्रैप कर देना या तोड़ना बोल सकते हो, स्क्रैपिंग पॉलिसी भी हमारी इंडिया की है। वो क्यों है इतनी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया में शिप ब्रेकिंग की काफी सारी इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिल जाएंगी इन्हीं कोस्टल एरियाज में। तो वर्ल्ड में जो टोटल शिप ब्रेकिंग होती है उसमें 30% जो है वो कहां पे होती है, इंडिया में। तो इंडिया इस मार्केट का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है, आप बोल सकते हो। ये फैक्ट्स हैं जो आपने याद रखने हैं, जो आपको मेंस में भी काम आ जाएंगे और प्रीलिम में तो आएंगे आएंगे, सिंपल। नेक्स्ट देखो, सागरमाला प्रोग्राम फोकस्ड ऑन पोर्ट लेड डेवलपमेंट विद 123 बिलियन डॉलर्स इन्वेस्टमेंट। सागरमाला जो प्रोजेक्ट, अगर मैं इसकी बात करूं तो सरकार इसको 2019 में खास तौर पे फोकस तरीके से लेके आती है। और सागरमाला प्रोजेक्ट में क्या है, ये जो आपके कोस्टल एरियाज है इनको डेवलप करना है। यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं, यहाँ पे जो पोर्ट्स हैं, पोर्ट्स की फैसिलिटीज हैं, यहाँ पे जो शिप्स हैं उनकी क्वालिटी को इंप्रूव करना है। और इसके लिए सरकार 123 बिलियन यूएस डॉलर्स खर्च कर रही है। जैसे हमारे पास वो होता है ना प्रधानमंत्री सड़क योजना, जिसमें आपने क्या है सड़कें बनानी। देन भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है, इंडिया की जो लैंड है वहां से जितने भी रोड्स आते हैं, बहुत सारे रोड्स का नेटवर्क बनाओ और उन रोड्स को फाइनली कोस्ट के साथ कनेक्ट करो। क्योंकि मान लो मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैंने वहां से सामान कोई यूएसए भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, इन्हीं रोडवेज के थ्रू मेरा ट्रक आएगा, कहां लेके आएगा सामान, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पे आ गया मान लो मुंबई में, और वहां से वो कहां जाएगा, यूएसए की तरफ। तो मतलब जो आपके रोडवेज है उनको पोर्ट्स के साथ कनेक्ट करने वाला जो प्रोजेक्ट है दैट इज भारतमाला प्रोजेक्ट। अब इन मैरीटाइम रूट्स, मैरीटाइम कोस्टल एरियाज को डेवलप करने वाला जो प्रोजेक्ट है दैट इज सागरमाला प्रोजेक्ट, जिसकी हम बात कर रहे हैं। देन हमारे पास है 100% एफडीआई अलाउड बाय गवर्नमेंट एंड ऑटोमेटिक रूट। व्हाट इज एफडीआई, हाँ जी ये बताएंगे इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले, तो नहीं है। फिक्स डिपॉजिट वो एफडी होता है, आई कहां से आ गया बीच में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, दिस इज ट्रू। होता क्या है, हाँ जी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या है, व्हाट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन मतलब बाहर से, डायरेक्ट मतलब सीधे सीधे तौर पे, इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा लगाना। सीधे तौर पे पैसा कैसे लगता है, एक तो मान लो कि ना
कनाडा में कोई कंपनी है, वो अपने शेयर्स बेच रही है या फिर वो अपने शेयर्स निकाल रही है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जी मैं 2% शेयर निकाल रहा हूं, अगर किसी ने खरीदने हैं तो खरीद लो, ऑनरशिप नहीं मिलेगी, जस्ट आप इन्वेस्ट कर सकते हो, इतने टाइम के बाद आपको इतना प्रॉफिट मिल जाएगा। तो मैं वहां पे पैसा लगा लेता हूं, तो क्या वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है? नहीं, मैंने किसी कंपनी में अपना पैसा लगाया है, दैट इज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मैंने सामने वाले पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट किया है। एक होता है कि मैं यहां से कनाडा जाऊं और अपनी कंपनी वहां पे बना दूं, दैट इज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे अगर हम बात करते हैं कोस्टल एरियाज में, पोर्ट्स के एरियाज में, शिपिंग इंडस्ट्री में, बाहर की कंट्री से कोई भी बंदा आके 100% पैसा खर्च कर सकता है। आप बोल सकते हो पूरे का पूरा पैसा खर्च करके यहाँ पे कोई पोर्ट कंस्ट्रक्ट कर सकता है, जिसका इस्तेमाल इंडिया के द्वारा किया जाएगा। प्राइवेट पोर्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट पोर्ट्स होते हैं। प्राइवेट पोर्ट्स आप कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, बाहर का कोई बंदा आके यहाँ पे उस चीज में पैसा लगा सकता है, 100% पैसा प्राइवेट पोर्ट्स में। तो मतलब क्या है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज बाहर की कंट्री में जाके अपना उद्योग या अपना बिजनेस खुद स्थापित करना। पोर्टफोलियो मतलब वहां पे बिजनेस चल रहा है, उसमें ही आपने अपना क्या है कुछ हिस्सा डाल दिया, दैट इज पोर्टफोलियो। फिलहाल के लिए इतना समझो, ठीक है। तो यहाँ पे 100% एफडीआई मतलब पूरा पूरा आप क्या है बाहर से पैसा लेके इन चीज को डेवलप कर सकते हो। इंडिया हैज 12 मेजर पोर्ट्स, अभी 13 है, पहले 12 थे, अभी 13 पोर्ट्स हो चुके हैं, इन्होंने गलती से लिखा हुआ है। 200 नॉन मेजर या फिर इंटरमीडिएट पोर्ट्स, आपके पास 200 छोटे पोर्ट्स है, 13 आपके पास मेजर पोर्ट्स है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट इज द लार्जेस्ट पोर्ट एंड मुद्रा इज द लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट। नीचे आपके पास एक डायग्राम दी है जिसमें सारे पोर्ट्स आपको बताए गए, जैसे फॉर एग्जांपल दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, जिसको पहले कांडला पोर्ट बोलते थे, डायग्राम में देखो। देन मुद्रा पोर्ट कहां पे मिलेगा? गुजरात में। जो मुद्रा पोर्ट है वो मैंने क्या बोला आपको, मुद्रा पोर्ट इज द लार्जेस्ट प्राइवेट पोर्ट, कांडला पोर्ट इज नॉट अ प्राइवेट पोर्ट। या फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो लार्जेस्ट, दैट इज अ सरकारी पोर्ट आप बोल सकते हो। देन आपके पास क्या है, वेरावल है, देन आपके पास पोर्ट बांदर है, भरूच है, सूरत है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, रत्नागिरी है, पानाजी है, देन मोरमुगांव है, देन मंगलुरु है, कोची है, अल्पंजा है, ये सारे पोर्ट्स आपके पास है। वेस्टर्न कोस्ट के ऊपर, ईस्टर्न कोस्ट के ऊपर, जगह जगह पे आपको पोर्ट्स देखने को मिलेंगे। इन पोर्ट्स के नाम याद रखने हैं, इसमें खास तौर पे जो सरकारी वाले हैं उसका याद रखना। मेजर पोर्ट्स भी याद कर लोगे फिर भी चलेगा, जो रेड वाले हैं आपके वो मेजर पोर्ट्स हैं और वो सरकारी भी हैं। रेड वालों को इन्होंने रेड से जो आपके मेजर पोर्ट्स हैं उनको रेड कलर से उन्होंने शो किया है, वहां पे ध्यान से देखो, दीनदयाल को रेड से शो किया है इन्होंने, देन उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को रेड से शो किया है, पानाजी को किया है, मंगलुरु को किया है, देन तूथीकुड़ी को किया है, देन उसके बाद चेन्नई को किया है, देन विशाखापट्टनम, पारादीप एंड हल्दिया। ये आपने याद रखने, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमारे पास जो करंट अफेयर आता है, दैट इज अबाउट आरोग्य मैत्री क्यूब। आरोग्य मैत्री जो स्कीम है, ये स्कीम कब आई है? कोविड के दौरान। इस स्कीम में क्या था? इस स्कीम में फॉरेन जो कंट्रीज हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब कंट्रीज हैं, उनको इंडिया मेडिकल सर्विस प्रोवाइड करेगा। जब कोविड आया, अफ्रीकन कंट्रीज के पास इतना मेडिकल स्टाफ या इतना पैसा नहीं था कि जनता को वैक्सीन दे सके। इंडिया एक प्रोग्राम लेके आया, आरोग्य मैत्री प्रोग्राम, जिसके तहत इंडिया ने फ्री ऑफ कॉस्ट जो वैक्सीन है वो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में और बाकी मालदीव जैसी कंट्रीज में बांटी। दैट वाज आरोग्य मैत्री प्रोग्राम। अब आया है आरोग्य मैत्री क्यूब। आरोग्य मैत्री क्यूब इज लाइक, जैसे वैन नहीं होती एक लाइब्रेरी, देखिए वैन वाली लाइब्रेरी, चलती फिरती लाइब्रेरी आप बोल सकते हो, या कुछ एम्बुलेंसेस होती हैं आपके पास, ऐसी एम्बुलेंस जिसमें सब कुछ है, आपको हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, उसमें हर तरह की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड होगी। तो ये उस एम्बुलेंस की तरह एक एम्बुलेंस ही है, एक एयर एम्बुलेंस आप बोल सकते हो। एक जहाज होगा, एक जहाज होगा जिसके अंदर एक छोटा सा हॉस्पिटल बना होगा,
उस जहाज को आप कहां पे ले जा सकते हो? इंडिया के बाहर जहां पे भी कोई आप बोल सकते हो कैलेमिटी आई है, लोग मर रहे हैं, बीमारी फैली है, वहां पे ले जाओ और उन लोगों का इलाज कर दो। दैट्स इट। दिस इज द आरोग्य मैत्री क्यूब। क्यूब मतलब एक आपके पास वैन की तरह वैन होगी, लेकिन वो वैन होगी एयरप्लेन की फॉर्म में, क्योंकि आपने यहां से अफ्रीका या बाकी कंट्रीज में लेके भी तो जाना है उसको, ठीक है। तो एक आप बोल सकते हो जहाज के अंदर बना हुआ हॉस्पिटल, सिंपल भाषा, ठीक है। India has built the world's first portable disaster hospital called as Arogya Maitri Cube. The hospital can be airlifted and assembled into 72 cubes that contains essential medical equipments and supplies. The cubes can support 200 survivors for the 48 hours during natural disaster and crisis. तो इसमें आपको इसके 72 पार्ट्स देखने को मिलेंगे, मतलब एक पूरा बना हुआ हॉस्पिटल है जिसमें हर तरह की सर्विस आपको मिलेगी, और अप्रोक्सीमेटली 200 आप बोल सकते हो लोगों को एक टाइम पे ये ट्रीट करने की कैपेसिटी रखता है। 200 बेड की कैपेसिटी आप ये बोल सकते हो कि एक टाइम पे 200 बंदों को ये जो हॉस्पिटल होगा, जो चलता फिरता हॉस्पिटल है, ये ट्रीट कर सकता है। और ये एयर लिफ्टेड है, क्योंकि इंडिया में इसका इस्तेमाल नहीं करना है आपने, इंडिया से बाहर जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहां पे करना है। इंडिया में तो हॉस्पिटल्स हैं ही बहुत सारे। It has been developed indigenously under the project Bhisham. Bhisham project क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। सहयोग करना मतलब जो बाकी पिछड़ी हुई कंट्रीज है उनको सपोर्ट करना आप बोल सकते हो ड्यूरिंग द मेडिकल इमरजेंसीज। The hospital includes operation theaters, mini ICUs, ventilators, blood test equipments, X-ray machines, cooking stations, food, water, shelter, power generator, सब कुछ होगा। हॉस्पिटल का पूरा हॉस्पिटल हो गया आप बोल सकते हो। हॉस्पिटल में ये सारी सर्विसेज होती है, कैंटीन भी है, लैब भी है टेस्टिंग करने के लिए, मेडिकल स्टोर भी है, आईसीयू भी है, वेंटिलेटर भी है, ये सब कुछ होता है। वही सब कुछ इसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, चलता फिरता हॉस्पिटल। आरोग्य मैत्री प्रोग्राम के बारे में नीचे लिखा गया है, आरोग्य मैत्री क्यूब इज अ पार्ट ऑफ आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट। The project aims to provide essential medical supplies to any developing countries affected by the natural disaster and humanitarian crisis. भाई मैंने आपको बताया खासतौर पे कोविड के दौरान ये आया, जब ये डेवलपिंग कंट्रीज में कोविड फैला तो ऑटोमेटिकली वहां पे हेल्प करने के लिए इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है। देखो एक चीज हमेशा याद रखना, इंडिया जब से आजाद हुआ है अफ्रीकन कंट्रीज को हमेशा से ही हेल्प करता आया है। क्यों करता आया है? अफ्रीकन कंट्रीज हैं लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, बहुत पिछड़ी हुई कंट्रीज हैं, उनको जो हेल्प करेगा वो उनकी दोस्त बन जाएंगी। अफ्रीका में रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने के लिए आपको खर्च करना पड़ेगा। अब मैं आपको बोलूं कि इंडिया में जी कोयला बहुत मिलता है, हालांकि मिलता नहीं है, मान लो मैं बोल दूं कि इंडिया में कोयला बहुत सारा है, कोयला अपने आप तो उठ के आएगा नहीं कि मुझे यूज कर लो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? खाने खोदनी पड़ेंगी, पैसा लगाना पड़ेगा, पैसा लगाओगे तो माइन बनेंगे, अदरवाइज कैसे बन जाएगी? प्योरिफिकेशन करनी पड़ेगी, पैसा लगाओगे तो प्योरिफिकेशन, मतलब इन्वेस्टमेंट चाहिए। अफ्रीका में देयर आर बहुत सारे रिसोर्सेस, लेकिन जरूरत किस चीज की है? इन्वेस्टमेंट की। तभी तो चाइना आजकल अफ्रीका में बहुत ज्यादा घुस रहा है। चाइना का डोमिनेंस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के ऊपर बहुत ज्यादा है, जैसे कीनिया जैसी कंट्रीज, जो तंजानिया जैसी कंट्रीज है, या फिर साउथ अफ्रीका भी है, इंपॉर्टेंट कंट्री आप बोल सकते हो। ये चाइना को बहुत ज्यादा सपोर्ट करें क्योंकि चाइना इस कॉन्टिनेंट पे इन्वेस्ट कर रहा है। ये देखो ये वाला कॉन्टिनेंट कितना बड़ा कॉन्टिनेंट अफ्रीका लिखा हुआ है, कितनी सारी कंट्रीज आप बोल सकते हो, 58 59 कंट्रीज आपको अफ्रीका में देखने को मिल जाएंगी। इतनी सारी कंट्रीज है, सारी की सारी कंट्रीज क्या पिछड़ी हुई है। हमारे इंडिया में बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, फॉरेन के बच्चे, है ना, आते हैं ना। कहां से आते हैं? क्या वो कनाडा से आते हैं? क्या वो यूएसए से आते हैं? क्या वो यूरोप से आते हैं? नहीं, अफ्रीका से, क्योंकि अफ्रीका इंडिया से कहीं पीछे आप बोल सकते हो, तो उनके लिए इंडिया ही स्वर्ग है, आप ये बोल सकते हो। जैसे हमारे लिए कनाडा में जाके बड़े खुश होते हैं, यूएसए में पढ़ के बड़े, या यूरोप में जाके बड़े खुश होते हैं, वैसे वो लोग इंडिया में आके बहुत खुश होते हैं, क्योंकि इंडिया की फैसिलिटीज आर वे बेटर देन द अफ्रीकन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, मल्टीपर्पज सी वीड पार्क इन तमिलनाडु, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये याद रखो कि जो सी वीड पार्क है ये बनाया कहां पे गया है? इट इज कंस्ट्रक्टेड इन तमिलनाडु। तो यहाँ पे ऑन द थर्ड डे ऑफ सागर परिक्रमा फेज 8 मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज
and animal husbandry dairy laid the foundation stone of the multi-purpose seaweed park in Tamil Nadu. ये आपको मिलेगा कहां पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में? इट इज इन रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट। इतना याद रख लो, तमिलनाडु में रामनाथपुरम का नाम चाहे ना याद रहे, लेकिन तमिलनाडु में इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सीवीड्स होते क्या है? सी वीड, वीड क्या होता है? वीडीसाइड्स नहीं यूज करते हम खेतों में? बता, तू मोटर कर रहा था उस दिन अपने नाम, वीडीसाइड बता क्या होता है? ऐसे कैसे? हाँ, अननेसेसरी आप बोल सकते हो वेजिटेशन इन द फील्ड। फॉर एग्जाम्पल, आपने राइस लगाया, साथ में घास उग रहा है, दैट घास इज वीड। एक कीड़े पड़ते हैं, दोज आर पेस्टिसाइड्स, दोज आर पेस्ट, सॉरी, और उनके लिए यूज करते हैं पेस्टिसाइड्स। वैसे वीड्स को खत्म करने के लिए, घास को खत्म करने के लिए स्प्रे नहीं करते, दैट इज वीडीसाइड। वो है लैंड के ऊपर। वैसे सी के अंदर भी आपको क्या है, सी वीड्स देखने को मिलेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल काई नहीं देखने को मिलती है आपको, एल्गी, दैट इज सी वीड। अब वो काई इंपॉर्टेंट क्यों है? वो काई बहुत तरीके की होती है और बहुत सारे जो मेरीन एनिमल्स है उसको खाते हैं, दैट इज फूड ऑफ द मेरीन एनिमल्स। तो सी वीड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो मेरीन एनिमल्स का भोजन है, और अगर मेरीन एनिमल्स का भोजन खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या है, मेरीन एनिमल्स भी खत्म हो जाएंगे, सिंपल। जैसे कुछ टाइम पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, ये जो गुजरात वाला पोर्शन है यहाँ पे उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज, कि आपको खराई जो आपके कैमल्स है, खराई कैमल्स, खराई कैमल्स देखने को मिलते हैं कहां पे? इस वाले पोर्शन में, गुजरात के रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में, रन ऑफ कच्छ। एक आपको कैमल्स मिलते हैं कहां पे? थार डेजर्ट में। और एक आपको कहां पे मिलते हैं? लद्दाख में, ऊपर, बिल्कुल ऊपर। हमारे पास तीन तरह के कैमल्स हैं। जो लद्दाख वाले कैमल्स हैं उसमें जो हुड नहीं होते ऊपर बने होते, वो दो हुडेड होते हैं, आप बोल सकते हो दो हुड बने होते हैं, दो हुड्स के बीच में आप बैठ सकते हो। वो टू हुडेड कैमल्स हमारे देश में मिलते हैं कहां पे? लद्दाख में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देन एक आपको वन हुड वाला जो नॉर्मल कैमल आप लोगों ने देखा होगा क्योंकि वो आपके क्लोज है, दैट इज इन थार डेजर्ट। देन अगेन टू हुडेड आपको कैमल देखने को मिलेंगे, प्लस स्विमिंग कैमल्स, स्विम करना जानते हैं, तैरना जानते हैं, आप बोल सकते हो। लद्दाख वाले और ये वाले ये तैरना नहीं जानते, ये क्या है? स्विमिंग कैमल इनको बोला जाता है, जो तैरना जानते हैं। कहां पे मिलेंगे आपको? इनको बोलते हैं खराई कैमल्स। खराई कैमल्स ये आपको कहां पे मिलेंगे? रन ऑफ कच्छ की कोस्ट पे। और वहां पे ना रन ऑफ कच्छ की कोस्ट के ऊपर कोस्टल एरियाज में आपको जंगल देखने को मिलते हैं जिनको हम बोलते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव फॉरेस्ट मतलब जैसे सुंदरबन है, ऐसे जंगल जो समुद्र के किनारे वाले एरिया में उगते हैं, जिनकी जड़ें पानी में रहती हैं और खारे पानी में उगते हैं, सेलाइन वाटर में उगते हैं। और इनकी जो लकड़ी है काफी सॉफ्ट लकड़ी होती है। सुंदरबन इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है। वहां पे आपको सुंदरबन जो आपके पास टाइगर रिजर्व भी है, वहां पे भी आपको मैंग्रोव देखने को मिलेंगे। ऑल ओवर द इंडियन कोस्ट आपको मैंग्रोव देखने को मिलते हैं। गुजरात में अच्छे खासे मैंग्रोव है, बट रिसेंट न्यूज क्या थी कि ये जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है ये खत्म हो रहा है, और वो जो स्विमिंग यहाँ के खराई कैमल्स है वो इसी मैंग्रोव फॉरेस्ट को खाते हैं। और अगर मैंग्रोव फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा तो एक टाइम पे खराई जो आपके कैमल है, जो बड़े स्पेशल कैमल है जो तैरना जानते हैं, आप बोल सकते हो समुद्र में, वो भी खत्म हो जाएंगे। उसकी वजह से ये खराई कैमल जो आपके हैं ये न्यूज में चल रहे थे, और खराई कैमल्स के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया है यूपीएससी, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे सीवीड्स की अगर हम बात करें, सीवीड्स आर टाइप ऑफ मैरीन एल्गी often found in coastal waters. It can vary in size and color and is used in various industries including food, cosmetics, agriculture. Seaweed is rich in nutrients and has diverse application worldwide. अब सीवीड की अगर मैं आपको बताऊं, सीवीड्स को खाया भी जाता है, इंसान खाते हैं। सीवीड्स में सिर्फ एल्गी थोड़ी ना, और बहुत सारे आप बोल सकते हो छोटे छोटे प्लांट्स हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल कनक खाते हो तुम लोग, वीट, वीट क्या है? इट इज अ नेचुरल ग्रास, इट इज अ नेचुरल ग्रास।
जिसको हम लोगों ने खाना स्टार्ट कर दिया। अब वीड्स को आप नहीं खाते हो, जो आपके खेत में वीड्स उगते हैं आप नहीं खाते होगे, एनिमल्स तो खाते हैं। उसी तरीके से एक टाइम पे ये राइस, ये वीट, ये भी वीड्स हुआ करते थे जिनको इंसान नहीं खाता था। लेटर ऑन इंसान ने इसको खाना स्टार्ट किया, उगाना स्टार्ट किया। एंशियंट हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन से पहले जब स्टोन एज का मैन होता था तो इस तरीके से उसने उगाना स्टार्ट किया, फिर वहां पे उस एरिया में रहना स्टार्ट किया कि मैंने खेती कर रहा हूं तो वहां पे मैं रहना। दीज वर नेचुरल ग्रासेस, आपने नहीं बनाए हैं, दीज वर नेचुरल ग्रासेस। तो वैसे जो सी वीड है ना, ये काफी ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। तो न्यूट्रिशन के लिए जिन कंट्रीज में सी फूड खाया जाता है वहां पे अकेले मैरीन एनिमल्स नहीं, ऐसे सी वीड्स को भी परोसा जाता है। हमारे इंडिया में बहुत कम खाते हैं, टू बी ऑनेस्ट। हमारे इंडिया में सी फूड इतना नहीं खाया जाता है, लेकिन फॉरेन की कंट्रीज में आपको देखने को मिलेगा बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, द पार्क एम्स टू प्रमोट सीवीड कल्टीवेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स एंड कंजर्वेशन. It involves 136 coastal fishing villages and offers support to the entrepreneurs. The multi-purpose seaweed park is significant investment to promote seaweed cultivation and research benefiting scientists, researchers and local communities. Botanical gardens बनाए जाते हैं। Botanical garden में क्या होता है, बहुत सारे प्लांट्स लगाए जाते हैं, उन प्लांट्स के ऊपर रिसर्च की जाती है, नए नए और प्लांट्स बनाए जाते हैं, मतलब रिसर्च की जाती है, उनकी एप्लीकेशंस को देखा जाता है। अब आपने सीवीड पार्क बनाया, यहाँ पे भी क्या होगा, नए नए तरह के सीवीड्स को खोजा जाएगा, उनके ऊपर रिसर्च की जाएगी, उनकी न्यूट्रिएंट वैल्यू देखी जाएगी, उनको प्रमोट कैसे किया जा सकता है, उनकी कल्टीवेशन कैसे बढ़ाई जा सकती है, इन्हीं सब चीजों के ऊपर बात होगी। सिंपल। देन हमारे पास जो हमने ऊपर बात किया कि ऑन द थर्ड डे ऑफ सागर परिक्रमा यात्रा, ये क्या चीज है, it aims to raise awareness about the sustainable marine resources use and promote scheme for the coastal communities. It emphasizes a balance between the marine resources used for food security, livelihood while protecting the marine ecosystem. तो ये यात्रा है, यात्रा मतलब क्या है, एक अवेयरनेस कैंपेन है जिसमें जनता को अवेयर किया जाएगा कि किस तरीके से आप सस्टेनेबली जो आपके ओशन के रिसोर्सेज हैं उसका इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं है कि आप ओशन का सारा रिसोर्स इस्तेमाल कर लो और ओशन को बर्बाद कर दो, या फिर आप ओशन में इतना कचरा फेंको कि आपके जो ओशन के रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे पल्यूट हो जाए और खत्म हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोरल रीफ्स के बारे में सुना है, कोरल रीफ मैंने आई थिंक बताए भी थे पहले। कोरल रीफ्स क्या होते हैं, समुद्र के अंदर आपको ना छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं जिनको बोलते हैं पॉलिप्स। एक छोटा सा सूक्ष्म जीव है जो क्या करता है, समुद्र के पानी में से कैल्शियम लेता है और अपने अराउंड शेल बनाता है कैल्शियम का। जब वो सारे शेल्स एक दूसरे के साथ बहुत सारे शेल्स जुड़ जाते हैं तो कैल्शियम की एक रॉक बन जाती है जिसको हम बोलते हैं कोरल रीफ। मैंने यहाँ पे जो लक्षद्वीप के आइलैंड्स बनाए थे इन द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट ऑफ इंडिया, केरला के सामने, वो कंप्लीटली कोरल आइलैंड्स हैं। सो कोरल्स एंड पॉलिप्स, दीज आर ओशन के मेरीन एनिमल्स। अब कोरल्स को सरवाइव करने के लिए एक सर्टेन रेंज ऑफ सैलिनिटी चाहिए, दैट इज 32 से लेके 33 पीपीटी, पार्ट्स पर थाउजेंड। पार्ट्स पर थाउजेंड मतलब 1 लीटर पानी में 33 ग्राम सॉल्ट घोलो, जितना वो सॉल्टी बनेगा उतना उनको कम से कम समुद्र का पानी सॉल्टी चाहिए। इसके अलावा 24 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर उनको चाहिए सरवाइव करने के लिए। अब इंडिया को देखो, इंडिया के यहां से निकलता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाला जो एरिया होता है उसमें सन डायरेक्टली शाइन करता है कभी ना कभी पूरे साल में, तो मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे वाले एरियाज में पूरा साल टेम्परेचर ठीक ठाक रहता है। बहुत लो टेम्परेचर, ये पंजाब हरियाणा हिमाचल जितना लो टेम्परेचर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ पे जब माइनस में टेम्परेचर चल रहा होता है हिमाचल लद्दाख में, उस टाइम पे अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे 16, 17, 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाएगा। वहां पे कौन लोग जर्सियां पहनते हैं, कोई नहीं पहनता।
साउथ इंडिया में जब आप यहाँ पे बड़े बड़े कोट पहन रहे होते हो, साउथ इंडिया में जाओगे वो लोग कोई जर्सी कुछ नहीं पहनते, क्योंकि जब इस लाइन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आप नीचे जाते हो, दैट इज क्लोजर टू द सन, आप बोल सकते हो क्लोजर टू द सन। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे सन क्या है, कैप्रिकॉर्न के ऊपर शाइन कर रहा होता है। ये बेसिक चीजें आप होपफुली आपने ज्योग्राफी में या कहीं पे पढ़ी होगी। तो जिसकी वजह से क्या है, वहां पे टेम्परेचर हाई रहता है। ये कॉरल्स आपको इसी एरिया में मिलेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा कचरा डंप करोगे किसमें, ओशन में, तो क्या होगा, ओशन की सैलिनिटी गड़बड़ होगी, ओशन में पोल्यूशन फैलेगा और ये कॉरल्स खत्म हो जाएंगे। और कॉरल ऐसी चीज है जिसको आप चलो खा तो नहीं सकते या कोई इसको खाता नहीं है, लेकिन ये ऐसी चीज है जो आपकी कंट्री को, जिस भी कंट्री के अराउंड ये प्रेजेंट होंगे, उसको सुनामी से बचा सकते हैं। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया के अराउंड मान लो यहाँ पे कॉरल्स डेवलप हो गए, यहाँ पे कॉरल्स इकट्ठा होना स्टार्ट हो गए इंडिया की कोस्ट से थोड़ा सा दूर, इसको मैं क्या बोलूंगा, बैरियर कॉरल रीफ, क्योंकि इन्होंने इंडिया की कोस्ट के आगे एक बैरियर बना दिया। जब सुनामी की लहरें आएंगी, सुनामी मतलब बहुत ही हाइट वाली जब वाटर की लहरें आती है आप बोल सकते हो, तो जब वो लहरें आएंगी सबसे पहले इसके साथ टकराएंगी, टकराने के बाद उनकी क्या है, स्पीड कम हो जाएगी, जब हमारे पास पहुंचेगी तो वो डिस्ट्रक्शन नहीं कर पाएगी। सेम इज द केस विद मैंग्रोव फॉरेस्ट ऑल्सो। मैंग्रोव फॉरेस्ट कहां पे होते हैं, कोस्ट पे। जब सुनामी की लहरें आएंगी मैंग्रोव फॉरेस्ट से टकराएंगी, और जब तक लैंड पे वो पहुंचेगी उनकी स्पीड बहुत कम हो जाएगी और हमारी लैंड प्रोटेक्ट हो जाएगी। 2004 में सुनामी आई थी ना, जिसमें क्या हुआ, इंडिया का जो सदर्न मोस्ट पॉइंट जो अंडमान और निकोबार में बिल्कुल साउथ में आपको मिलेगा, इंदिरा पॉइंट, वो डूब गया। आज भी वो पानी के अंदर है हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट जो इंडिया का है। 2004 की सुनामी के दौरान उस टाइम हमारे इस एरियाज में नुकसान हुआ, लेकिन ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। कारण क्या था, हमारे आसपास के एरिया में मैंग्रोव फॉरेस्ट और इस साइड आपको कॉरल्स देखने को मिलेंगे जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। और 2004 के बाद कॉरल्स एंड मैंग्रोव के ऊपर सरकार बहुत ज्यादा फोकस कर रही है कि इनको कैसे बचाया जाए। तो इस वाला जो आपकी ये अवेयरनेस यात्रा है, इसमें भी लोगों को यही अवेयर करना है कि कैसे आप ओशन के रिसोर्सेज को सस्टेनेबली, मतलब ना खुद का नुकसान करो ना उनका नुकसान करो, जितनी जरूरत है उतना इस्तेमाल करो, वेस्ट मत करो, पल्यूट मत करो। क्योंकि अगर आप उसको पल्यूट कर दोगे, वेस्ट कर दोगे, तो फ्यूचर जनरेशन उसका फायदा नहीं ले पाएंगे। सिंपल, दिस इज ऑल अबाउट दैट। देन स्टेटस ऑफ द फिशरी सेक्टर इन इंडिया, तो अगेन फैक्ट्स आ जाते हैं हमारे पास। अगर आप मेंस में इसको लिखते हो तो अच्छा एक इंप्रेशन जाता है। प्रोडक्शन रैंकिंग में अगर हम बात करें, सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग थ्रू द एक्वाकल्चर ग्लोबली। एक्वाकल्चर का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फिश पॉन्ड्स बनाते हैं लोग, है ना। एक्वाकल्चर मतलब जो आप खेती कर रहे हो, एक तरीके से फिशरी सेक्टर में भी खेती होती है, आपने फिशेस को पाला और उसको आप आगे बेच रहे हो एंड ऑल, वो सारी चीजें। तो एक्वाकल्चर में इंडिया दूसरे नंबर पे आता है अगर देखा जाए। एक्सपोर्ट रैंकिंग में अगर हम देखें, फोर्थ लार्जेस्ट फिश एक्सपोर्टर कंट्रीब्यूटिंग 7.7% ऑफ द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन। दुनिया भर में आपका चौथे नंबर पे आता है इंडिया जब फिश के एक्सपोर्ट की बात आती है। मतलब बहुत ज्यादा फिशेस हम एक्सपोर्ट करते हैं क्योंकि हमारे आसपास अच्छा खासा समुद्र लगता है। सिंपल। ग्लोबल में टोटल जो फिश प्रोडक्शन है उसमें 7.7% हिस्सा किसका है, 7.7% प्रोडक्शन कौन कर रहा है, इंडिया। इंडिया का फिशरी सेक्टर में अच्छा खासा योगदान है, इस चीज को याद रखना। देन फर्स्ट इन द इनलैंड कैप्चर फिश प्रोडक्शन, थर्ड इन द ओवरऑल फिश प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइड। इनलैंड का मतलब क्या होता है, एक तो समुद्र से आप फिशरीज करते हो, एक होता है नदियों से जो आप करते हो। इनलैंड मतलब नदियों से, पॉन्ड से, लेक से, वहां पे जो फिशर एक्टिविटीज आपको देखने को मिलती है उसको बोलते हैं इनलैंड फिशिंग। दुनिया में सबसे ज्यादा इनलैंड फिशिंग इंडिया में होती है। और वैसे भी अगर मैं आपको बताऊं कि इंडिया की जो टोटल फिशरी है उसमें ओशन वाली फिशरी का ज्यादा योगदान है या इनलैंड का, तो इनलैंड का ज्यादा है। ओशन से फिश प्रोडक्शन कम है इंडिया में एज कंपेयर टू रिवर्स ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत सारी रिवर्स है, देयर इज मोर देन 1500 मेजर रिवर्स, और वो 1500 रिवर्स में आपको भर भर के फिशिंग एक्टिविटी देखने को मिलेगी। तो हमारे इनलैंड फिशर प्रोडक्शन इज मोर देन द ओशन फिशर प्रोडक्शन। सिंपल, ठीक है। तो उसमें नंबर 1 है दुनिया भर में।
नेक्स्ट, प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू अबाउट 3 करोड़ पीपल इन इंडिया। जो ये फिशरी सेक्टर है ना, जैसे हम बोलते हैं कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो 2 सेक्टर्स प्रोवाइड करते हैं। वन इज लेदर, सेकेंड इज टेक्सटाइल। हमारे देश में सबसे ज्यादा जो नौकरियां लोगों को प्रोवाइड करता है सेक्टर, उसमें एक तो लेदर सेक्टर है, एक टेक्सटाइल मतलब कपड़े वाला सेक्टर है। ये भी अच्छी खासी जनता को एम्प्लॉय कर रहे हैं। 3 करोड़ लोग इस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं, आप बोल सकते हो। मतलब इस सेक्टर के ऊपर अपने कमाई के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है। मतलब इट इज इंपॉर्टेंट। वो बात अलग है कि 142 करोड़ में से 3 करोड़ है, लेकिन स्टिल 3 करोड़ अच्छी खासी आबादी होती है। नेक्स्ट, इनिशिएटिव्स रिलेटेड टू द फिशरी सेक्टर, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। बड़ी इंपॉर्टेंट है। मत्स्य संपदा योजना इज रिलेटेड टू फिशरमैन। आई थी पीएम किसान, प्रधानमंत्री किसान योजना जो है ना, इसमें क्या है, जो किसान है उनको साल में 6,000 रुपया उनके अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। 2-2 हजार की 3 पेमेंट्स में आप बोल सकते हो कि 3 बार 2-2 हजार रुपया आता है किसानों की अकाउंट में, सीधा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू। वो किसानों को डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ये स्कीम है, फिशर को प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पे फिशरमैन को फिशरी सेक्टर में इन्वॉल्व होने के लिए आप बोल सकते हैं कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे, उनको पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे क्या है वो अपनी ग्रोथ करवा सकते हैं। जिस सेक्टर में इन्वॉल्व है फिशरी सेक्टर में, उसकी ग्रोथ करवा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन पार्क बे स्कीम, द प्रोग्राम फोकस्ड ऑन द पार्क बे रीजन टू एनहांस फिशरीज। पार्क बे कहां पे मिलेगी आपको? पार्क बे क्या चीज है? बे क्या होता है? बे ऑफ बंगाल। बे क्या होता है? क्या? रास्ता? रास्ता नहीं होता है। बे क्या चीज है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात आपको बोल दूं कि ये आपके पास कोई कंट्री है, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए, मैक्सिको, और ये बीच में आपको क्या मिलेगी? गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ क्या है? एक ऐसी वाटर बॉडी जिसको 3 तरफ से लैंड ने घेरा हुआ है, एक तरफ से वो क्या है, ओपन ओशन के साथ कनेक्टेड है। लेकिन ये जो कनेक्शन है ना, ये थोड़ा सा नैरो होता है। अगर ये कनेक्शन इस तरीके से हो, then it will be called as bay, then it will be called as bay। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया का देखो, बे ऑफ बंगाल है। बे ऑफ बंगाल का क्या सीन है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये चीज है, ये हमारा इंडिया है इस तरीके से। इस तरफ आपको म्यांमार मिलेगा, नीचे आपको थाईलैंड मिलेगा, नीचे आपको मलेशिया मिलेगा, सिंगापुर मिलेगा। दिस इज बे ऑफ बंगाल। नीचे क्या है? इंडियन ओशन। एक ऐसी वाटर बॉडी जो 3 तरफ से लैंड से घिरी हुई है और कनेक्ट करती है एक वाइड ओपनिंग के साथ, किसके साथ? ओशन के साथ। और अगर यही ओपनिंग ऐसी होती, कम होती, आप बोल सकते हो, देन इसने क्या हो जाना था? गल्फ। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में बहुत सारी गल्फ्स भी हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको ये चीज। सर, हाँ जी बेटा। सर आपके इधर से ना स्क्रीन बिल्कुल हैंग हो गई, अभी अपने आप से बंद हो जाएगा लेक्चर थोड़ी देर बाद। क्यों, ऐसा क्यों भाई? ऐसे ऐसे ही होता है आगे भी, पहले भी ऐसे ही होता है, पहले हैंग हो जाता है फिर चलो अपने ये आप से। रिकॉर्ड हो रहा है, फिर देख लेना लास्ट में जाके, है ना, ओके सर। अगर होगा तो। यहाँ पे देखो इंडिया का ये स्ट्रक्चर दिखता है, दिस इज रन ऑफ कच्छ। ये क्या है? गल्फ ऑफ कच्छ। ध्यान से देखो, एक वाटर बॉडी जो एक नैरो ओपनिंग से क्या है, ओशन के साथ कनेक्ट कर रही है। ये क्या है? गल्फ ऑफ खंबत, या फिर गल्फ ऑफ कैम्बे भी बोला जाता है इसको। गल्फ ऑफ खंबत, दोनों आपको कहां पे मिलेंगी? गुजरात। वैसे ही हमारे पास एक पाक बे है। पाक बे एक छोटा सा एरिया है। कैसे? ये इंडिया है आपका, ये आपके पास क्या है? श्रीलंका। यहां पे वो राम सेतु वाला, दिस इज कॉल्ड एज पाक बे।
दिस इज कॉल्ड एज पाक बे, क्योंकि ये एरिया को क्या बोलते हैं हम, पाक स्ट्रेट। स्ट्रेट मतलब एक ऐसी वाटर बॉडी जो दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। इधर अरेबियन सी है, इधर बे ऑफ बंगाल है, इन दोनों को ये वाटर्स कनेक्ट कर रहे हैं। उस मैप के ऊपर देखो, श्रीलंका एंड इंडिया के बीच में वाटर कनेक्ट करता है इन दोनों को। नीचे देखो श्रीलंका के पास, दोनों को कनेक्ट करता है, एक तरफ अरेबियन सी है, एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, दोनों को ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दैट इज पाक स्ट्रेट। और उसी पाक स्ट्रेट में ये सी शेप जो एरिया, इसको बोलते हैं पाक बे। तो उसको डेवलप करने के लिए स्पेशल स्कीम हमारे पास है, राइट। देन फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, एक डेडिकेटेड फंड बनाया गया जो खास तौर पे फिशरीज को आप बोल सकते हो डेवलप करने के लिए, मतलब एक पैसा अलग से रखा गया। जैसे निर्भया फंड है ना लड़कियों की सुरक्षा के लिए, वैसे एक्वाकल्चर एंड फिशरीज को डेवलप करने के लिए सरकार ने अलग से एक तिजोरी बनाई, एक डेडिकेटेड फंड जिसमें पैसा डाला जाएगा सरकार के द्वारा, और इस सेक्टर को डेवलप करने के लिए उस पैसे का इस्तेमाल होगा। ठीक है, यहां तक हम करते हैं। नीचे वाला जो है उसको हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसको एक बार रीड करना, अगर समझ नहीं आता है कुछ भी तो मेरे से पूछना है। डन? ठीक है, फिर यहां तक समझ आया? इसमें कोई डाउट हो? बाकी दूसरा नहीं आया लड़का, वो आपके साथ आया जो